तो ये तो एक हंसी की बात हुई, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था ये। मैं अंदर से एकदम टूट गया। आप जिंदगी का जुआ खेल रहे हैं, आप अपने उस टाइम का जुआ खेल रहे हैं, जो समय है। आप अगर जैसे ही हटे तो लोग भूल जाएंगे आपको। लौकी खाते हुए तो आप देखते होंगे सबको, लेकिन बजाते हुए नहीं देखा होगा। कोई भी गलती हुई तो वो डांटने के साथ साथ, गालियों के साथ साथ मारते भी हैं। वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड श्रीकांत जी। थैंक यू। चाय कैसी लगी? अरे चाय बहुत अच्छी है, गरम गरम चाय। मैं मतलब देखते मुझे ना याद आया, बैंगलोर में हम लोग एक बार तो मैं थिएटर किया करता था, तो बैंगलोर में हम लोग एक शो लेकर गए थे। वहाँ फर्स्ट टाइम, मतलब इतना टाइम मैं वहाँ रहा था साउथ में, तो वहाँ हम धारवाड़ भी शो करने जा रहे थे। तो उसके बीच में, बैंगलोर और धारवाड़ के बीच में एक जगह थी, वहाँ हम लोग रुके, चाय ली उनसे, तो उन्होंने ऐसे दी थी, कॉफी दी थी। कॉफी एक्चुअली दे गिव दिस, तो ऐसे इसमें डाला और पिया। तो वो मुझे याद आ गया अचानक। और वहाँ पान की दुकानों पे भी केले लटके होते थे बड़े बड़े उनके। तो वो एक जगह थी, वो जैसे कहते हैं ना कि हमारे एक्टिंग में भी बोलते हैं कि मेमोरी ऑफ साउंड, मेमोरी ऑफ स्मेल, मेमोरी ऑफ जैसे किसी विजन, मतलब जैसे हमने किसी चीज को देखा तो उसको देखते हम लोग याद आ जाता है बहुत कुछ। तो ये वो वाली मेमोरी थी। एंड ऑथेंटिसिटी हमेशा अच्छी लगती है। अरे ये जो स्टाइल है ना, हर जगह का अपना परोसने का, बिल्कुल, और उतना ही ऑथेंटिक हमारा अड्डा अनफिल्टर्ड भी है। हम बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। तो अभिनय के क्या मायने हैं आपके लिए? अभिनय मतलब आप किस संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं? अभिनय मतलब आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये करियर? अच्छा, इम्पोर्टेंस, अभिनय की इम्पोर्टेंस वो तो आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया है कि ये तो मेरा जीवन है, मतलब जिंदगी है मेरी। मतलब अभिनय के मायने मेरी जिंदगी में वैसे रखते हैं जैसे, मतलब मैं इसके बिना जी नहीं सकता, ऐसा है। तो बचपन से मुझे पता नहीं, ऊपर से ऊपर वाले का एक गिफ्ट था कि आर्ट की तरफ मेरा रुझान ज्यादा था। तो अभिनय में तो मैं बाद में आया था, जो बहुत छोटा था तब पेंटिंग किया करता था। ओके। तो वो अपने आप ही था, ऐसा नहीं कहीं से मैंने सीखा था। तो धीरे धीरे डांस करने लगा। स्कूल में हम लोग जब एनुअल फंक्शन होते थे, वहाँ गाना, डांस, ये सब चीजें करते करते अचानक मुझे थिएटर के बारे में पता चला, नाटकों के बारे में, अभिनय के बारे में। तो मुझे जब वहाँ देखा मैंने एक बार नाटक, हमारे स्कूल में हुआ था, तो उन लोगों ने पूरा प्रोफेशनली उसको किया था। हमने इससे पहले नहीं देखा था ऐसा कुछ नाटक। तब मुझे उसने अट्रैक्ट किया। तब मुझे लगा कि इस अभिनय में और थिएटर में सारी कलाएं हैं, सारी कला निहित है उसके अंदर। मतलब आप उसमें देखिए, डांस भी है, गाना भी है और पेंटिंग भी है, सब चीजें। तो मैंने कहा यार इसी को लो, इसमें सब कुछ है। तो यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? यात्रा मेरी बचपन से। बचपन में तो पहला थिएटर प्ले के लिए मैं ये कहूंगा कि स्कूल से स्टार्टिंग हुई थी मेरी। ओके। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि थिएटर प्रोफेशनली, जो जैसा कि दिल्ली में या मुंबई में आप लोग देखते हैं, वैसे स्कूल्स में नहीं होता। स्कूल्स में तो टीचर्स ही मिलकर कोई एक स्किट ली और उसके ऊपर कुछ बना दिया और बच्चों को वही लोग सिखाते हैं। तो वो एक्टिंग हमने शुरू की स्कूल से। तो आप उन चुनिंदा छात्रों में से थे जो चुने जाते थे? अच्छा, मैं एनुअल फंक्शन के लिए उसमें गोलू मोलू सा था मैं। तो मुझे एक सबसे पहले सीता बनाया था मुझे। ओह गॉड, सीता। तो सीता का कैरेक्टर किया मैंने। वो एक छोटी सी स्किट थी। बाल लगाए थे। हाँ, पता नहीं क्या किया था। वो सामने हमारे साड़ी पहनाई एक और स्कूल था, 2 स्कूल थे, डीएवी और गीता स्कूल। तो गीता बाल भारती, तो वहाँ ये सभी एक ही संस्था के थे। तो वहाँ
हमारा जो था वो मतलब लड़कियां नहीं थी उसमें, अच्छा, लड़के थे, so you studied in a boys school. बॉयज बॉयज। तो वो जो गर्ल्स वहां से आए थे, उन्होंने आगे मुझे पूरा सजाया था। Oh, but you agreed to do a female character, as in like you know that age नहीं उस boys are rigid कि साड़ी नहीं पहनूंगा, सलवार सूट नहीं पहनूंगा, like नहीं नहीं, that. ऐसा नहीं था। मुझे मालूम था ये एक्टिंग है और हम लोग जो कर रहे हैं, और स्टेज स्टेज पर थोड़ी देर के लिए मुझे वो बनना था। फिर उसके बाद, और दूसरा ये कि एक मन में ना, जैसे बचपन में आप कोई भी काम करते हैं तो आपके अंदर एक इच्छा होती है कि हाँ मैं कुछ ऐसा करूंगी स्कूल के अंदर, कुछ अलग सा करूं। तो एक मौका मिला था एक्टिंग करने का वहाँ। तो मैंने यार ये बहुत अच्छी चीज है, इस नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं तो स्कूल के अंदर अलग ही कुछ करके दिखाएंगे। वो क्या अच्छा लगा, लोगों को पसंद आया, So मुझे it भी was अच्छा an लगा। annual function or some competition? एनुअल Okay. वैसे नहीं होता था, वैसे तो पूरे साल भर पढ़ाई क्या करते थे, लेकिन वहां से स्टार्ट किया। And the professional journey, like जो professional यात्रा आपकी? वो बाद में हुई। Okay. जब वो कौन से 12th साल में और कैसे? 12th के बाद। Okay. उसमें प्रोफेशनल नहीं कहूंगा मैं ये कहूंगा कि वो एक स्टार्टिंग थी जहां मैंने प्रोफेशनल्स के बीच कदम रखा था। Okay. यानी स्कूल का छोड़ दीजिए, स्कूल की तो वो सब चीजें होती रहती थी, लेकिन बाद में मुझे मन में हुआ कि मैं ये थिएटर या एक्टिंग या इस सफर को आगे तक कैसे बढ़ा के चलूं, किस तरीके से मैं इसे बढ़ा सकता हूँ। तब मैंने पता किया, तो मुझे किसी ने बताया था कि मंडी हाउस में इसकी ट्रेनिंग होती है और ये नाटक होते हैं वहाँ अभिनय के लिए। अगर आपको जाना है, कुछ करना है, तो आप मंडी हाउस चाहिए। तो आपने थिएटर ज्वाइन किया फिर? तो मैंने वहां पर, ऐसे नहीं होता था वहां, इतना आसान नहीं था। Okay, I know of course. अरे बहुत मुश्किल Entry and था। all. हाँ, वहाँ मैंने भी सोचा था आसान है, वहाँ चला गया, पहुंच गया वहाँ। किसी ने कहा श्रीराम सेंटर है, किसी ने कहा NST है, नेशनल स्कूल ड्रामा। तो मंडी हाउस क्या है ना, वो कल्चरल हब है। वहाँ सारे ऑडिटोरियम्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, श्रीराम सेंटर और अपना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, कथक केंद्र, बहुत बहुत कुछ है वहाँ। मतलब दिल्ली का एक तरह से वो हार्ट है, वो जगह है पूरी। CP, तिलक ब्रिज, ये अपने इसके बीच में मंडी हाउस। तो आज भी वहां पर मैं पहुंचता हूँ तो देखता हूँ, वहां पे यादें हैं मेरी। तो वहां मैंने 89-90 में जब कदम रखा, वहां पहुंचा, तो सबसे पहले मैं श्रीराम सेंटर पहुंचा था। मैंने वहाँ एक्टिंग कोर्स था 6 मंथ का। तो वहाँ मुझे जैसे मैं फॉर्म लेके निकला, किसी ने मुझे कहा क्या यार तुम ये यहाँ क्यों कर रहे हो, आप बाहर कुछ ग्रुप्स हैं उनके साथ करो। एक्ट 1 था उस टाइम पर, बहुत सारे ग्रुप्स थे, MHA ग्रुप्स। तो कहने लगे वहाँ करो ना, सीधे डायरेक्ट नाटक पे करो। मैंने हाँ 6 महीने तो बेकार बिना के जाएंगे वो, इससे जो सीधे डायरेक्ट ही आप नाटकों में पहुंच जाएंगे। तो मैं वहाँ गया MHA ग्रुप्स में इधर उधर। तो एक्ट 1 में सबसे पहले मुझे पता चला कि वहाँ इनके बहुत गुस्से में रहते हैं हमेशा। वो कोई भी गलती हुई तो वो डांटने के साथ साथ, गालियों के साथ साथ मारते भी हैं। नहीं ना ये नहीं, पिटना नहीं है, पिटने थोड़े आए। तो So you had completed your education that time? हाँ, उस समय मैं 12th की थी और मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैं वहाँ DU, उस टाइम पे वो फॉर्म्स निकल रहे थे, सब चीजें कॉलेजेस के लिए, जैसे होता है मेरिट लिस्ट में। अदरवाइज आप हैं कहाँ से, बिलोंग कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से born and brought up? जी। Okay. दिल्ली में पैदा हुआ, अभी भी दिल्ली में ही हूँ। Okay. दिल्ली नहीं छूटी। कैसे छूटेगी? तो वहाँ श्रीराम सेंटर से फिर वहाँ नहीं कर पाया। फिर मैं कुछ MHA ग्रुप्स के साथ मैं जुड़ा। फिर एक नुक्कड़ नाटक किया करते थे, रंजीत कपूर जी हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उनकी बहन अमिता उदगाता जी, उनका एक ग्रुप था। वो बहुत से लोगों के साथ मिला, कई ग्रुप्स में काम किया। अपना भी एक ग्रुप मैंने बनाया था, उसका नाम था कॉमन पीपल्स। ओके।
देन उसके बाद मुझे 8 साल बाद मुझे लगा कि नहीं, कहीं ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एक तब मैंने श्री राम सेंटर से ओके 2 साल का कोर्स किया। एंड देन उसके बाद प्रोफेशनल ब्रेक जिसमें आपको पैसे मिले वो हाँ कौन सा वही, था? वो उसके बाद पैसे तो मिलने शुरू हो गए थे मुझे, क्योंकि नुक्कड़ जो किया करते थे ना हम लोग। हाँ, वो एक पैसे सबसे पहले मैंने जो सबसे कमाए थे पहला जो चेक था या कैश था कितने का था? 50 रुपए। 50 रुपए एंड विच वाज इन श्रीराम वो- सेंटर? नहीं, नुक्कड़ से किया था। ओके नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, तो उसमें सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन वो लोग जगह जगह नुक्कड़ करवाते हैं। तो क्या मतलब government- क्या महत्व था उस 50 रुपए का जो अरे, पहली बार मिला था? उसका क्या क्या आप धूप में किसी गांव के दिल्ली के किनारे जो गांव होते हैं वहां जाकर किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, तो एक नाटक के थ्रू आप लोगों को बता रहे हैं वहां किससे धूप में और बहुत मेहनत करके। जब मुझे पता चला हाँ कितने कमाए, कितने शो हो गए, 2-3, अच्छा 100 रुपए हो गए, ये तो 100 रुपए ये की कमाए। दिहाड़ी वो एक साथ नहीं, वो दो कुछ दिन बाद हाँ, जब मुझे इकट्ठा जब मिला हाँ, तो मैंने वो हाथ में देखे, मैंने यार ये मैंने कमाया है अपनी एक्टिंग से और नुक्कड़ करके नाटक से। कैसे स्पेंड किया उसे उस 50-100 रुपए का जो भी है? मम्मी को दे दिए थे। और सो क्यूट। मैंने जाके मम्मी को कहा, मैंने मम्मी प्लीज दीजिए। यू आर अ मम्माज बॉय तब होते थे? हाँ, तो नहीं मैं तो रहा हूँ, मैं रहा हूँ, मैं मम्मी के बिना नहीं रहता था। हाँ, तो सबसे पहले कमाई मैंने मम्मी के हाथ में रखी थी, लेकिन पापा बहुत गुस्सा हुआ करते थे कि मुझे क्यों नहीं दिए? नहीं, इसमें नहीं, इसमें गुस्सा किस नहीं। बात पे? गुस्सा इस बात का था कि बिजनेस फैमिली है हमारी, हाँ, थी मतलब। अब तो व्हाट बिजनेस? रेडीमेड गारमेंट्स, ओके अपना कपड़ों का था और बहुत अच्छे स्तर पे था। मैं 12th के बाद ही पापा ने जब देखा ये उधर भाग रहा है कहाँ है, तो उन्होंने एक फैक्ट्री मेरे लिए खुलवा दी थी। कपड़ों की दुकान? एक नो दुकान नहीं, दुकान तो थी, वो अलग था। फैक्ट्री थी जिससे एम्ब्रॉयडरी, जैसे आप आपके ये ना ये एम्ब्रॉयडरी वाली फैक्ट्री। हाँ, वो फैक्ट्री उन्होंने मुझे लगा के कहा कि अब ये बिजी रहेगा जब तक वो छुट्टियों के बाद ही, जैसे ही मैंने 12th किया था ना, मैं भागना शुरू हो तो पिताजी आपको गले पे बैठाने की फिराक में थे? पापा कहते थे नहीं, ये काम करो आप। मैं मानता नहीं था। तो उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि बेटा जिस लाइन में तुम जा रहे हो उसमें भविष्य नहीं है इतना। वो मतलब ये मान लीजिए कि उस टाइम पर इसको काम नहीं मानते थे लोग। Even my father, he says that it's like जुआ खेलना। हाँ, और वो भी जिंदगी का जुआ। हाँ, जुआ पैसों का हो तो बात अलग है, आप जिंदगी का जुआ खेल रहे हैं, आप अपने उस टाइम का जुआ खेल रहे हैं। जो समय कीमती होता है, उस टाइम आप अपना एक भविष्य निर्धारित करते हैं, आप अपने कैरियर को सेट करते हैं कि आप किस तरीके से कहाँ क्या करना है हमें उस टाइम पे, जैसे 12th और कॉलेज के बाद। तो वो टाइम मैं दे रहा था थिएटर में, नाटकों में, लेकिन पापा को पता नहीं था ना कि ये इसके बिना रह नहीं पा रहा है। उनको लगता हुआ ठीक है थोड़े दिन करेगा फिर छोड़ देगा। उनको लगता था नहीं। माँ बाप गलत नहीं होते, वो सही होते हैं वो, लेकिन अपनी जगह डेफिनेटली अपनी जगह पे बिल्कुल सही। हम भी माँ बाप हैं, तो हमें भी लगता है नहीं हमारे बच्चे सेटल हो जाए अच्छी तरह से, कोई काम या पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से करे और कहीं सेट हो जाए। तो अच्छा, जैसे सेटल होना आपने बोला, आपके लिए सेटल होने के क्या मायने? मतलब सेटल तो मुझे ये लगता है कि इंसान कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मतलब ये जो पेरेंट्स का या हमारा जो सोच है कि सेटल हो जाओ, तो सेटल होना क्या होता है एक्चुअली? कि अगर किसी ने कोई एक नौकरी पकड़ ली, अगर वो गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी क्या गारंटी है कि मतलब आप बीच में उसे नहीं छोड़ देंगे, आपका दिमाग खराब हुआ तो? प्राइवेट जॉब है तो उसकी क्या गारंटी है कि वो कंपनी कभी बंद नहीं होगी? बिल्कुल, तो गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं। तो सेटल होने के आपके लिए क्या मायने? एक्चुअली कभी इंसान सेटल हो पाता है अंतिम सांस तक? मुझे नहीं लगता सेटल हो पाता है। नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि, मुझे भी नहीं लगता। और लगता क्या, ये सच है, कभी नहीं हो पाता। आज भी आप सेटल होना इन अ वे, आई थिंक अ सोर्स ऑफ इनकम इज व्हाट यू कैन से। यस, बस यही चीज होती है कि लोग इसको ही मानते हैं कि आप अपना जीवन, अपना घर परिवार अच्छी तरह से चला रहे हैं,
पैसा आ रहा है, कोई किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसको कहते हैं सेटल होना लोग आज के समाज में। लेकिन असल में मुझे लगता है कि जैसा आपने भी कहा, ये सेटल कोई नहीं हो सकता एक्चुअली, क्योंकि आप कभी नहीं हो सकते, आपकी इच्छाएं ही पूरी नहीं होंगी। और किसी भी रिश्ते की कोई गारंटी नहीं होती। लाइक पीपल दे थिंक दैट गेटिंग मैरिड इज लाइक गेटिंग सेटल्ड। किसी भी रिश्ते की कोई स्थायी है ही नहीं ना, कुछ एक्सपायरी डेट होती है, स्थायी नहीं है, कुछ स्थायी नहीं है। आप आज कुछ हैं, कल कुछ हो जाएंगे। स्थायी इस धरती पर तो कुछ नहीं। देखिए, मैं जीवन ही परिवर्तन है ना, परिवर्तन का नाम ही जीवन है। क्योंकि ये जो धरती है, ये जो कायनात है, इसको भी अगर देखें हम तो इसमें एक सा कभी दिखता है आपको? नहीं ना। जब हम, जैसे आप अगर किसी शहर से हैं तो आप मुंबई में हैं, मुंबई से जब कुछ सालों बाद वहां पहुंचते हैं, अरे यार ये क्या हो गया है, कुछ बदल गया ना, कुछ यहाँ ऐसा था, ऐसा यहाँ हुआ करता था। तो बहुत सारी चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, और बदलती है तभी वो अच्छी लगती है। क्योंकि आप रोज एक ही क्विज़िन, मतलब आप रोज दाल चावल नहीं खा सकते, आप रोज एक कपड़ा नहीं पहन सकते, रोज एक मौसम में नहीं रह सकते। इसीलिए चेंज जो है जरूरी भी है। इंसान क्या करता है, इंसान चाहता है कि उसकी बुरी चीजें बदल जाए और अच्छी चीजें है ना वो ना बदले, वो वैसे ही रहे। जैसे अगर मैं इस समय सुखी हूं तो मैं सुखी रहूं, लेकिन बुरी चीजें, बुरा वक्त बदल जाए यार, जल्दी से ये निकले। तो हम लोग हैं स्वार्थी, क्योंकि हमारा ये स्वार्थ होता है कि हम हमेशा जो हमें अच्छा लगता है या जिस चीज को हम ज्यादा चाहते हैं ये हमारे साथ रहे, उसके लिए हम ये कहते हैं ना बदले, जबकि ये तो एक नियम है बदलने का। और हमेशा मैंने ये देखा है कि आपको अगर बदलाव के साथ आप चलेंगे, चाहे वो आपके प्रोफेशन में भी हो, एक्टिंग में भी मैंने ये देखा कि हम एक समय था, उस टाइम पे जब फिल्में हुआ करते थे, थिएटर हुआ करता था, पारसी थिएटर, जो पारसी कंपनीज हुआ करती कुछ, तो वहां पे उस टाइम से चलते सिनेमा आया जिसमें आवाज नहीं थी और बिना साउंड के, फिर उसमें साउंड आया, धीरे धीरे टेक्निक बढ़ती गई, बदलाव होते गए। आज इतना बदलाव हो चुका है कि आप सिनेमा से सीधे इंटरनेट पर और पता नहीं क्या क्या चीजें शुरू हो गई हैं, यूट्यूब और बहुत सारा कुछ। तो बदलाव देखिए ना। लेकिन क्या है कि एक जो, जैसे कि शुरू में हम बात कर रहे थे कि आप दिल्ली में थे, बहुत वहां पे गर्मी हो रही थी, फिर आप यहाँ पे आए और यहाँ पे शावर्स आपको अच्छे लगे, तो अगर वहां पे वो गर्मी नहीं होती तो ये शावर्स का आपको आनंद नहीं आता? अरे गर्मी चेंज की वजह से, अगर रात ना हो तो दिन का मजा नहीं है, दिन ना हो तो रात का मजा नहीं। लेकिन एक बात है, दिल्ली बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी है। सर्दियों में मेरे को बहुत पसंद है, नहीं, मैं वही गर्मियों में नहीं, क्योंकि दिल्ली का हूँ ना। हाँ, तो साइड तो लेनी पड़ेगी, दिल्ली वाला हूँ वो दिल्ली का हूँ मैं। तो क्या दिल्ली का क्या है ना, दिल्ली में हर चीज एक्सट्रीम, अपने बहुत एक्सट्रीम पर होती है। इट्स द हार्ट ना, चाहे वो ऑफ द नेशन, गर्मी हो, सर्दी हो, लेकिन बरसात तो कभी कभी होती है वहां। बरसात का तो नहीं मैं कहूँगा, बरसात थोड़ी कम होती है, लेकिन हाँ थोड़ी कम होती है, लेकिन होती तो फिर अच्छी होती है। तो लेकिन दिल्ली में गर्मी का भी जो आलम है वो इतना तगड़ा, मतलब मैं यहाँ मुंबई में यही कह के आया था कि मैं बारिश में जा रहा हूँ, यहाँ बारिश नहीं हो रही, तो मैं सीधे, अगर बारिश यहाँ नहीं आ रही तो मैं बारिश के पास जा रहा हूँ, तो ये कह के मैं आया था। अब इस समय गर्मी बहुत तेज है वहां। तो अभिनय का जुआ खेलने मुंबई कब आए थे? जुआ तो जिंदगी का खेला है। हाँ, मतलब अभिनय भी एक जुआ, जैसे कि हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ, मतलब जिंदगी का जुआ है। क्या है ना, जिंदगी बहुत छोटी सी है, हमें लगता है कि बहुत बड़ी जिंदगी है। मैं कुछ दिन पहले यही सोच रहा था, बैठा होता, अभी मैं समुद्र के किनारे बीच पर जुहू के सामने हिलोरे ले रही थी लहरें, और मैं बैठ गया। मैं सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि अभी शुरुआत की थी और अब कितने साल हो गए, कहां से कहां पहुंच गए, और समय कितनी जल्दी बीत गया, और इच्छाएं अभी भी बहुत है, कोई पूरी नहीं हुई। तो जैसे पहली बार कब आए थे? मैं, हाँ पहली बार जब मुंबई आया था
ट्रेन से आया था। और ये बहुत पहले की बात है। 2002 हाँ, आप project पहले मैं उसमें किसी शूट के लिए नहीं आया था उस टाइम। ओके। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था साथ साथ, क्योंकि क्या था कि एक छोटी चीज बताऊंगा आपको। थिएटर में पैसा नहीं था, तो पापा ने मुझे मतलब बिल्कुल ऐसा कर दिया था कि आप जाओ बेटा, खुद करो, अब हमसे उम्मीद मत रखना, अगर आप इसको करना चाहते हो तो इसी को आप करो। कि तंग आ गए थे वो, मैं नहीं मान रहा था। तब मुझे सरवाइव करने के लिए कुछ चीजें देखनी पड़ी कि हाँ, थिएटर में क्या था कि थिएटर में बहुत कम पैसा, कुछ संस्थाएं थी, रेपेटरीज थी, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, श्रीराम सेंटर, या दिल्ली से बाहर कुछ थे, भारत रंग, वो ये भारत भवन में। बट द मनी इज लाइक पीनट्स, बहुत कम। बहुत कम, मतलब श्रीराम सेंटर में भी मैं जब वहां से कोर्स करने के बाद मैं जब रेपेटरी में आया था, प्रोफेशनल्स को लेकर एक रंगमंडल बनाया जाता है। मतलब वहां रंगमंडल का मतलब होता है कि जितने भी जो एक्टर्स हैं, जो जो प्रोफेशनल्स हैं, ये सीखे हुए हैं, जो ट्रेंड है, या जो अपने काम में माहिर हैं, उनको उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद एक 20 से 25 लोग या ऐसे वहां होते हैं, और फिर नाटक किया जाता है। नाटक के लिए ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से भी, और वो पूरे रेपेटरी ग्रांट के ऊपर होती है। तो उसमें हमारी तनख्वाहें होती थी। ओके, हाउ मच वाज इट? अरे पूछो मत। एंड हाउ मच इज इट? 4,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था पर मंथ। पर मंथ। अब कितनी है? कुछ रिवाइज हुई है वहां पे? सैलरी? हाँ, अब तो हुई है ना, अब तो हुई है, अब तो बहुत है। अब तो मैं तो ये सोचता हूँ, उस समय हमारे लिए सपना हुआ करता था वो जो आज है। तो आपका वो बिजनेस कौन सा था जिसके लिए जब आप मुंबई आए थे पहला जो आपने शुरू किया था, पैरेलली आपको सपोर्ट करने के लिए, यू सेड ना? मैं वही चीज, मतलब मुंबई आया था, मतलब हाँ। मैं समझा नहीं। आप जब मुंबई आए थे, आपने बोला मैं जब पहली बार मुंबई आया था, हाँ। तो किसी एक्टिंग असाइनमेंट के लिए नहीं, एक छोटा बिजनेस मैंने शुरू किया था। वही बता रहा था। तो मैं जब ये सोच रहा था कि इसमें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी बेटियां भी आ चुकी थी, तो खर्चे बढ़ते हैं, सब चीजें होती हैं। अब उसमें पैरेलल कुछ ढूंढना, यहाँ तक मेरी कोशिश होती थी कि मैं एक्टिंग या अभिनय से रिलेटेड ही कुछ चीज करूं, जिससे कि मैं इससे बाहर रह जाऊं। क्या होता है कि जब आप किसी बाहर कुछ ढूंढते हैं आप सरवाइव के लिए, तो फिर वहां पूरा टाइम देना पड़ता है। कोई भी जो बिजनेस हो या कोई भी काम हो, वो एक टाइम मांगता है। हाँ, और दो नाव में आप पैर नहीं रख सकते, दो नाव में पाँव नहीं रख सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश यही रहे कि आप साथ साथ उसी, जैसे नाटक जो थिएटर है, वो एक पेड़ की तरह है। हाँ। उसकी जो शाखाएं होती हैं, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, जैसे मेकअप, कॉस्ट्यूम डिजाइन, सेट डिजाइन। तो बहुत सारे लोग जो आते हैं इस फील्ड में, तो वो अपने भी इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो माहिर हो जाते हैं। तब वो क्या करते हैं कि सरवाइव के लिए अपनी पसंद का काम चुन लेते हैं। तो लेकिन है ये साथ ही साथ, अब अभिनय में अगर नहीं, अभिनय भी कहीं पे मौका मिले तो अभिनय कर लिया, साथ में ये काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने भी सोचा, मैंने हाँ क्या करूं। मैंने सबसे पहले पकड़ा था मेकअप। ओके। तो मेकअप मुझे, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मैं सब चीजें सिखाई जाती हैं हमें, तो मैंने सीखा था। मेकअप में मुझे ज्यादा रुचि थी, मुझे अच्छा लगता था कि हाँ, कुछ आप एक कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं, तो एक कैरेक्टर को आप क्रिएट कर रहे हैं, है ना, वो क्रिएशन थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं पेंटिंग भी किया करता था, तो एक तरह से कैनवास की तरह चेहरा लगता था मुझे कि ये कैनवास है और मैं इस तो आपने मेकअप का प्रोफेशनल कोर्स किया? नहीं, ये जो मैंने एक्टिंग कोर्स किया था ना, इसमें ही ये सब चीज सिखाया जाता है। तो वहां मैंने सीखने के बाद इसको रेगुलर मैं रेपेटरी में करता रहा। ओके। तो आप दूसरों का मेकअप करते हैं? हाँ, नहीं, क्या होता है ना कि रेपेटरी में अगर आप हैं तो वहां आपको एक डिपार्टमेंट चुनना पड़ता है। आप जैसे किस रेपेटरी के अंदर हम नाटक जब करते हैं, तो
उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बांट दिए जाते हैं सभी लोगों को कि भाई आप आपका आपके पास सेट, आप कॉस्ट्यूम और आप मेकअप में। तो मैंने मेकअप चुना। मेकअप करते 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 मुझे लगा कि हाँ इसकी एक किट बनाई मैंने। किट बनाने के बाद फिर मैंने उसको अपने दोस्तों के नाटकों में जो बाहर किया करते थे एमेचर ग्रुप्स में, तो उनके नाटकों में मैं चला जाता था हेल्प के लिए। बाद में मुझे किसी ने कहा कि ये जो सामान होता है ये पैसों से आता है। अच्छा। और ये कंज्यूम होता है। ओके। मतलब आप ये खत्म हो रहा है ना, और बहुत महंगा आता था। तो मैंने कहा हाँ यार इसकी कम से कम इसका तो पैसा मिल जाए। तो फिर मेरे दोस्तों ने वो पैसे देना कुछ शुरू किया, तो मैंने किट और बढ़ा दी। अच्छा, धीरे 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 करते करते इससे मुझे पैसा कुछ आने लगा। तो 1-2 घंटे के लिए मैं जाता था, वो करता था, तो मुझे लगा अरे ये तो एक अच्छा इनकम का वो है। तो उससे भी किया मैंने। हाँ, जो मैं मुंबई की बात कर रहा था, मुंबई में मैंने क्या किया था यहाँ पर कल्याण में असल में कपड़े का काम हमारा पहले से रहा था। तो कपड़े का ही काम मैंने कहा शुरू करते हैं कुछ। तो मेरा एक फ्रेंड था, नो 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 कॉस्ट्यूम, हाँ वो रिलेटेड टू इट, कपड़ा, सिर्फ कपड़ा। ओके। क्योंकि गांधीनगर में, दिल्ली में गांधीनगर है एक जगह, वहाँ एक मार्केट है जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ओके। वो एक्सपोर्ट सरप्लस कहा जाता है उसे। और वहाँ दुनिया, मतलब एशिया के ज्यादातर जितने भी जो एक्सपोर्टर्स हैं या दुनिया भर में, वो लोग सब जानते हैं उस जगह को। और पूरी दुनिया भर का कपड़ा, जितना भी कपड़ा जो होता है, जैसा भी होता है, वो सब आपको वहां मिल जाएगा गांधीनगर में। गांधीनगर में like the Surat of शांति North. मोहल्ला एक्सपोर्ट सरप्लस मार्केट। ओके, इट्स लाइक द सूरत ऑफ नॉर्थ। यस इन द सदर्न इंडिया। सूरत का, हाँ सूरत में वो है, तो उसी तरीके से। तो वहां मुझे लगा कि मेरे पास एक है काम जो मैं साइड में कर सकता हूँ। तब मैं कपड़े के लिए यहाँ आया था, यहाँ से कॉटन। कहाँ से? कॉटन, यहाँ कल्याण में। ओके। तो मैं आया था फर्स्ट टाइम यहाँ। अजी यहाँ का मतलब एक्सपीरियंस अलग ही था। मैं जैसे आया तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ट्रेन होती है ना ये वाली लोकल, फर्स्ट टाइम मैं इसमें, जैसे हम लोग खड़े थे स्टेशन पे, तो भरी हुई पैक्ड एकदम ट्रेन आती है। उसने चल, मैंने कहा चलो अंदर चलो। मैंने पागल है क्या, जगह कहाँ है इसमें? कहता यही, मैंने खाली आएगी तो जाएंगे ना। ये खाली है। ओह गॉड। मैंने ये खाली है तो खाली भरी कैसी होती? कहता भरी तुझे दिख जाएगा। तो मैं किसी तरीके से चढ़ा क्या, चढ़ाया गया था, मतलब कहता खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ, वो इधर से मुझे प्रेशर दिया लोगों ने, इधर से चढ़ा, उधर से मैं निकलने वाला था। मतलब इतना तेज था वो प्रेशर। तो मैंने किसी तरह पकड़ के मैं रुका। अरे यार ये कहाँ, मुंबई में कहाँ गया मैं? This was which year? I think 2004. Okay. 20 साल पहले। हाँ तब, या उससे भी पहले, शायद 1-2 साल पहले की बात। तो वहां खड़ा हुआ हूँ, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि पहली बार लोकल इसका एक एक्सपीरियंस मिला मुझे। मुंबई के जमीन पर मैं कदम रखा था मैंने फर्स्ट टाइम। तो यहाँ आके अच्छा भी लगा। मैंने यार यही है अपनी सपनों की दुनिया। अभी तो मैं किसी और काम से आया हूँ, लेकिन आना यहीं पर है। ये सोचा था मैंने, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। आने से पहले आप बेस बना रहे थे बिजनेस का? हाँ, कपड़े का बिजनेस। कुछ कपड़े का। तो लेकिन वो क्या था कि आप जो सोचते हैं वो होता नहीं है। उसी दौरान, हाँ ये 2 या 3 की बात है ये, 2002 और 3 के बीच में। उसके बाद अभी मैं ये सब कर ही रहा था सब चीजें, तो मेरे बड़े भैया की डेथ हो गई थी उस बीच में एक्सीडेंट से। तो सारा प्लान सब खत्म। फिर मैंने अपने महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को दबा के, मैंने नहीं, बच्चे हैं भैया के, उनको लेकर चलना है। So you went back to Delhi? फिर मैं दिल्ली रहा। फिर मैंने कहा नहीं, अभी जिम्मेदारियां अब बढ़ गई हैं। मतलब आपने शुरू भी नहीं किया था कि ट्रेजेडी हो गई? ट्रेजेडी हो गई। तो
फिर वो क्या था ना कि उसके साथ साथ और भी चीजें हुई थी। बिजनेस भी खत्म हो गया था एकदम, क्योंकि जो पार्टनर था उसने धोखा दिया, बहुत सारी चीजें हुई। पापा टूट गए थे, पापा भी बिल्कुल ऐसे हो गए थे। मैं बिजनेस से दूर था तो मुझे जानकारी नहीं थी इतनी। वो मैं नहीं तो अगर मैं शुरू से होता तो मैं संभाल लेता जैसे। तो बहुत कुछ चीजें हुई। एक मतलब वो जो टाइम था ना वो बहुत तूफान ले आया था हमारी जिंदगी में, और मैं बिल्कुल चेंज हो गया था। फिर मैं जिम्मेदारी संभालने के लिए दिल्ली में ही रुक गया। वो फिर दिल्ली से मुंबई कभी आने का हुआ नहीं, बीच बीच में आता था कभी तो वो शूट के जो लिए। बिजनेस आपने आप फादर का जो संभाला, वो कौन सा बिजनेस था दिल्ली में? रेडीमेड गारमेंट्स के था। रेडीमेड गारमेंट्स का आपका शॉप? हाँ, वो नहीं शौक थी, वो सब चीजें मैंने कहा ना खत्म हो गए। वो सब पार्टनर जो था उसने बेईमानी तो की। दिल्ली में आपने क्या फिर बिजनेस शुरू किया उसके बाद? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं? मैं फिर थिएटर से ही मैं करता रहा। ओके। एंड हाउ वाज द फैमिली रनिंग अह, ऑन द सेविंग्स, प्रीवियस सेविंग्स? उस समय तो ये था कि चला लो किसी तरह, कहीं इधर से काम करना उधर काम करना। रेडियो रेडियो मैंने बहुत किया। तो So you रेडियो started radio in Delhi? हाँ, रेडियो में मैं As? वहाँ रेडियो नाटक हुआ करते थे। Okay. तो रेडियो नाटक कमीशन बेस पे होते थे। तो वो प्राइवेट जो कौन सा रेडियो चैनल? रेडियो ये अपना आकाशवाणी। आकाशवाणी। हाँ, आकाशवाणी से था वो। आकाशवाणी से मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट वहाँ। ओके। तो वॉइस से खेलना होता था वहाँ सब कुछ। तो वहाँ बड़ा एक अलग ही एक्सपीरियंस था उसका, वो भी मैंने किया। उसमें उससे भी अर्निंग होती थी। तो ये सब चीजें मैं करता रहा और मैं ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया। किसने? ओके, ऊपर वाले ने, मेरे तरह सुना नहीं। उसने, क्योंकि क्या होता है ना जब आप किसी भी चीज को शिद्दत से करते हैं जी, और पूरी ईमानदारी से, अब कहते हैं ना कि काम ही पूजा होती है। आपका नाम भी पूजा ही। काम को ही अगर आप अपने पूजा मान लें तो वो ईश्वर तक पहुंच जाती है। चाहे फिर वो कोई भी काम हो। आप अपने काम को पूजा की तरह मानेंगे ना तो ईश्वर तक पहुंचेगी, ना कि आप मंदिर जाके वो सब करने से। अच्छा, अपने काम को ईमानदारी से आप कीजिए, वही पूजा है। तो आपका वो पहुंचती है। और वो लोग क्या करते हैं? तो आपका ऊपर वाले पे, भगवान पे विश्वास? नहीं, बिल्कुल है, विश्वास तो है, विश्वास है बिल्कुल। कोई ना कोई शक्ति है ऐसी, वो हमारे अंदर ही है। मैं ये नहीं मानता कि वो बाहर है। वो चाहे किसी भी रूप में है। अब उसे आप मस्जिद में ढूंढो या मंदिर में ढूंढो या गुरुद्वारे में ढूंढो, वो आपके अंदर ही है, वो कहीं नहीं है। आप अपने अंदर से उसको ढूंढिए। इन जगहों पर जाने से कुछ नहीं होगा। आप अपने अंदर ढूंढिए, अपने आप को इस लायक बनाइए कि वो ईश्वर आपको दिखे, आपके अंदर ही दिखे। वो जो शक्ति है ना वो आप ही के अंदर है। तो मैंने भी ये मान लिया था। मैंने अपने काम को ईमानदारी से किया, तरीके से मैं आगे बढ़ता गया। मैंने कहा मिलेगा श्रीकांत। तो फर्स्ट टाइम स्क्रीन कब फेस किया? मैं वही चीज मैं बता रहा हूँ। मैंने मिलेगा श्रीकांत। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। जो कुछ होना है वो एक समय निर्धारित है, और हो सकता है कि आप अभी ये साधना है। यानी आप कोई भी काम करते हैं उसको पहले साध लो। अगर आपने सिद्धि सिद्धि कहते हैं ना, किसी भी चीज में सिद्धि प्राप्त करना, सिद्धि प्राप्त कर ली तो प्रसिद्धि तो अपने आप मिल जाएगी। वेल सेड। है ना? आप किसी चीज को माहिर हो गए अगर आप किसी भी काम में जो भी आप कर रहे हैं, तो आपको प्रसिद्धि नहीं रुकने वाली आपकी। फिर तो आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोग सब जानेंगे आपको। चाहे वो अभिनय भी छोड़ दीजिए, आप अभिनय भी नहीं, मैं कहता हूं कि कोई भी काम आप करते हैं और उसमें आप माहिर हो गए, बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से आप कर रहे हैं, तो उसी काम में आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोग आपको जानेंगे। खाली एक्टर्स को ही थोड़ी ना लोग जानते हैं, और भी तो बहुत है ना सेलिब्रिटीज जो आपने देखे हैं, तो हर फील्ड से हैं। हर फील्ड में वो अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं, उसे सिद्ध करते हैं, तभी वो पहुंच जाते हैं वहां तक। तो मैंने भी ये सोचा कि श्रीकांत होगा, एक दिन होगा। तो वहां छोटा छोटा करता रहा मैं सिनेमा के लिए और टीवी के लिए करता रहा। दिल्ली में दूरदर्शन के लिए पहले सीरियल्स वहां बनते थे, तो कभी कभी एक आध में किया मैंने।
दूरदर्शन इज द फर्स्ट ब्रेक यू हैड? हाँ ना, दूरदर्शन, हाँ Which one? वो मुझे सबसे पहला ब्रेक TV मिला serial? था दूरदर्शन में 97 में। ओके 97 में उस टाइम पर ये कौन सा टीवी सीरियल? न्यू ईयर होता है ना, न्यू ईयर, हाँ 31 हाँ। दिसंबर। तो 31 दिसंबर उस दौरान कुछ इवेंट प्रोग्राम्स हाँ वो लोग शूट करके फिर उस दिन दिखाते हैं 12 बजे तक वो चलता था, लोग घर में बैठ जाते थे मूंगफलियां और ये सब लेकर के, हाँ ये न्यू So ईयर का what प्रोग्राम। event was that? तो उसमें हम लोगों ने एक नाटक किया था, फर्स्ट टाइम मैं कैमरा मैंने फेस किया था। वो दूरदर्शन में सरकारी स्टूडियो जैसे होता है ना, वो मैंने देखा बड़े बड़े कैमरास वो ऐसे लंबे लंबे से हुआ करते थे उसमें, और उन्होंने एक सेट बनाया हुआ था। वहाँ एक नाटक था चांदी का जूता, चांदी का जूता जूता जिसे रंजीत कपूर जी ने लिखा था, और उसमें गुरुशा कपूर भी किया करते थे। ओके तो उनकी उनकी पूरी टीम थी, उसमें मैं भी था। हम लोगों ने वहां उसको रिकॉर्ड किया था। And उसके your लिए character was? उसमें एक एक मेन कैरेक्टर था, वो एक दूल्हा था। ओके उसकी शादी होती है तो वो मतलब उसकी कहानी ओके अलग ही थी, Story बहुत of a अच्छी, group. हाँ बहुत ही अच्छी थी, कॉमेडी थी। तो उसमें जब ये शूट हो रहा था तो मैंने एक क्या क्या हुआ था कि वहाँ हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, तो शूट होते थे सरकारी जो एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, जैसे वहां मैंने पहली बार देखा कि हम लोग शूट कर रहे हैं, अचानक ही देखा कैमरे में तो कोई है ही नहीं, तो कहाँ गए? तो पता चला एक एक बंद करके जा रहा था, तो 3-4 तो बंद हो चुके थे, वो कैमरे को पैक कर रहा था। मैंने ये क्या है? कहते 5 बज गए। 5 बज गए? Tell me about it. मैंने कहा ये क्या? तो मेरा जो पाला जो पड़ा था, हाँ सबसे पहले सरकारी एम्प्लॉइज उन लोगों से ही पला। and that's the best training. वो आपको पेशेंस सिखाते हैं. पेशेंस, अरे उतना तगड़ा कि वो आज तक मुझे याद है, तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो मैं भूला नहीं आज तक। फर्स्ट टाइम था मेरा, मैंने कैमरा फेस किया था, फर्स्ट टाइम था, मैं दूरदर्शन के लिए काम कर रहा था। एक ऑल इंडिया, मतलब उस समय दूरदर्शन ही हुआ करता था, ज्यादा चैनल्स आ गए थे, प्राइवेट चैनल्स उस समय जी था और भी कहे थे, लेकिन दूरदर्शन रूरल एरियाज जो है, जो गांव देहात, आज भी दूरदर्शन, अरे आज गांव देहातों में आप जाएंगे तो आकाशवाणी रेडियो या फिर दूरदर्शन का कोई चैनल आपको चल रहा होगा। उसके वही पहले हुआ करते थे ना, एंटीना हुआ करते थे, ऊपर चढ़ते थे, हाँ घुमाया, हाँ देखो आ गया, हाँ क्योंकि वो आंधी नहीं अभी नहीं आया, अच्छा अब आया, हाँ आया, रुको 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 रुको, हाँ रोक दो, वहां रोक दिया करते, चलो अब गए, फिर आंधी आई, फिर उड़ गया, फिर वो ढीला हो जाता था। तो वो यादें हैं, वो बहुत पुरानी। तो उसी बीच में जब मैं वहां पहुंचा तो हम लोग नाटक रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड करते करते हमने देखा कि वो कैमरास तो पैक हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? हमने कहा ये आप कहाँ जा रहे हैं? कहले 5 बज गए। 5 बज गए तो ये थोड़ा सा रह गया, इसको तो रिकॉर्ड ना कल करेंगे। मतलब 5 बज गए तो अब कुछ नहीं होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो लोग, और इसके ऊपर एक लंच ब्रेक्स पे और 5 बजे के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर डेड। बिल्कुल असंवेदनशीलता असंवेदनशीलता, वो हाँ, वहां इस शब्द को अगर देखना है, ये सुनते हैं ना लोग, देखना है अगर, हाँ तो वहां जाकर किसी भी सरकारी ऑफिस में आप जाइए, पहुंच जाइए, वहां मिल जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर एक वो भी तो है ना, एक व्यंग था, सटायर था, एक छोटा सा, 2 बच्चे होते हैं, एक क्या था, मेरे ना पापा इतने तेज हैं, इतना तेज हैं कि एक बार उन्होंने शेर को गोली मारी तो शेर भाग गया, और पापा इतनी तेजी से गए, दौड़े कि उन्होंने शेर को पकड़ के गोली के आगे कर दिया, वो मर गया। अच्छा इतनी तेज? कहता मेरे पापा तुझसे भी
तेरे पापा से भी ज्यादा तेज है। कहता कैसे? कहता छुट्टी होती है 5 बजे, मेरे पापा सरकारी एम्प्लॉय हैं, वो 4 बजे घर होते हैं। Oh God, it's true. At times bunk मारते हैं। मतलब वो 5 बजे छुट्टी होती है तो 4 बजे घर पे मिलेंगे, इतने तेज हैं। ऐसा क्या हो सकता है कि आप समय को भी पीछे छोड़ दें? तो इस समय को पीछे छोड़ने की जो काबिलियत है वो सिर्फ वैसे मतलब इतना नहीं बोलना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहीं ना कहीं काम तो पड़ता रहेगा। बट सच सॉरी, तो सच है ना, लेकिन सॉरी सच नहीं, है, बहुत अच्छे भी होते बोल हैं, रहे हैं कैमरे में, बहुत अच्छे भी होते हैं, बर्दाश्त किया बहुत ज्यादा। नहीं ठीक है, सारे नहीं होते सारे नहीं होते, सॉरी टू से दैट। हाँ, लेकिन बहुत सारे बहुत लोग होते हैं और पता नहीं क्यों होते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, वो अपना काम ट्यून्ड होते हैं। हाँ। और क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं उन्होंने इस तरह का एक माहौल बना दिया होता है, तो जब जूनियर्स ज्वाइन करते हैं तो वो देखते हैं कि अरे सीनियर्स तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करे कि लंच ब्रेक अगर 1.5 से 2.5 है तो मरता मर जाए, वो हिलेंगे नहीं। अरे तो जो जूनियर्स जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं अपने सीनियर्स से, तो वो भी वही फॉलो करते हैं। 1.5 से 2 लंच ब्रेक है, मॉर्निंग में 10 बजे के बाद ही वो एक्टिव होते हैं, 5 बजे के बाद वो लाश बन जाते हैं। अच्छा, एक चीज है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक चीज और भी है, जैसे हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा है रिश्वत, ये भी होती है। इट इज सब्जेक्टिव एक्चुअली, बहुत सारे लोगों के मॉरल्स एथिक्स होते हैं उसके बारे में, बट ये मैं फंसा था। अच्छा, आलस का जो ये सीन है ना 1:30 to 2:30 एंड 5 के बाद, यू नो, दैट इज आई डोंट नो लाइक इनकॉर्पोरेट टाइप, वो तो उनका है। और आप जब जाएंगे ना, दिल्ली में तो होता है ऐसा, दिल्ली में बहुत सारे सरकारी ऑफिस है, वहाँ बहुत पार्क भी हैं, तो वो जो 1 से 2 के बीच का टाइम है ना, पार्क में लोग ताश खेल रहे होते हैं, कोई ऐसे लेटा हुआ है, कोई कुछ, तो वहाँ पूरे आप देखोगे तो सरकारी जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो पार्कों में इधर उधर 1 से 2 के बीच का टाइम उनको कोई डिस्टर्ब नहीं, सो जाते हैं। That's fine, but at times, you know, जैसे कि आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं ना, you will go and you will greet the person with warmth, you know, like कितना लगता है स्माइल करने में और हेलो बोलने में, तो they'll have dead face like this. आप हंस लीजिए, आप मर जाइए वहीं पे खड़े खड़े, आप रो लीजिए, they'll have a straight dead 12 o'clock face. I don't know वो कहाँ से आता है। नहीं, शुक्र है हमारे समाज में क्या होता है ना कि सबसे मुफ्त क्या होती है, स्माइल होती है, वो भी नहीं उनके पास। नहीं यही, अच्छा माँ बाप भी तो यही चाहते हैं ना, चाहते थे पहले, अब तो थोड़े से सुधर गए हैं। पहले ये चाहते थे कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिले। हाँ। ये होता था ना कि एक गवर्नमेंट, दैट मेड मी जॉइन, शादी हो जाए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाए बच्चा, बस इसकी जिंदगी सेट है। वो जो ये होता था, तो शुक्र है कि मैं नहीं उसमें रहा, मैंने मतलब बहाव के विपरीत अपने आप को मैं लेके गया, तो आज सेटिस्फाई हूं मैं अपने काम से, अपने अभिनय से। तो वो दूरदर्शन का आपने बताया कि एक इवेंट था जिसमें आपने फर्स्ट टाइम किया, चांदी का जूता, ग्रूम का और वो था हेलो 97 करके, न्यू ईयर पर जो दिखाया गया प्रोग्राम था। बट द प्रॉपर टीवी सीरियल और फिल्म, व्हेन डिड दैट हैपन? उसके बाद मैंने छोटे-छोटे किए, बहुत सारी चीजें की। एक मैंने फिल्म की थी उसी टाइम में, उसी ईयर में, सलमान खान की फिल्म थी वो, ट्विंकल खन्ना थी उसमें। What was the name of the? जब प्यार किसी से होता है। Okay. बहुत अच्छी हिट फिल्म थी, लेकिन वो मेरे लिए एक बट आपकी कास्टिंग कैसे हुई थी उस फिल्म में? वही तो बता रहा हूँ। हाँ। क्या हुआ था मेरा एक फ्रेंड था जो टिप्स कंपनी में था। ओके। तो दिल्ली में हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, उसने कहा एक फिल्म आ रही है, एक कैरेक्टर मैं कुछ करता हूँ, तो बातचीत हुई। एक कैरेक्टर था उसमें डॉक्टर का, 2-3 कैरेक्टर्स थे उसमें, छोटे से जो थे। और मुझे वो मिला, दीपक सरीन उसके डायरेक्टर थे, उनके साथ था अपने जॉनी लीवर के साथ। वो सीन, कुत्ता बीमार हो जाता है, कुछ ऐसी सीन था, तो मैं आता हूँ, कॉमिक एक सिचुएशन थी, वो कॉमेडी, बहुत मतलब अच्छा सीन था, बहुत ही अच्छा सीन था, और बना भी अच्छा था, बहुत अच्छा शूट हुआ। मैंने उस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने फिल्म किया था, इतना बड़ा जो सपना होता है
लोगों का कि सिनेमा में जाएं, वहां आप एक बार उस पहले पर्दे पे दिख जाए तो बहुत बड़ी चीज होती थी। मैं अपने में था कि आने वाली है फिल्म, उसमें देखना सीन है। मैंने अपने दोस्तों को कहा, सब लोग गए, मैं बैठा, मैं नहीं गया था उस दिन। मैंने देखते हैं क्या कहते हैं। सब आए, एक दो मिले, मैंने कैसे नहीं, उसने कुछ नहीं देखा, उसने मुझे पकड़ा और पहले तो खूब धुना मुझे। सीन एडिट हो गया था? हाँ वही, मतलब कहना कहाँ था तू, Oh God. तेरे चक्कर में पूरी फिल्म देखने के बाद हम यही देखते रहे कि नंबरिंग जो चलती है ना, वो पूरा जो क्रेडिट्स जो आते हैं, नहीं उसने ऐसे ही उस समय नंबरिंग बोलते थे, उसने बोला मुझे, नंबरिंग आ गई थी तब भी हम देख रहे थे कि इसमें कहीं तो नाम तो मिल जाएगा, कुछ तो होगा, कहीं नहीं था। अच्छा ये तो एक हंसी की बात हुई, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था ये। मैं अंदर से एकदम टूट गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, बहुत सी उम्मीदें लेके बैठा था मैं, क्या ऐसा भी होता है क्या, एडिट हो जाता है? क्योंकि हम तो थिएटर क्या करते थे, थिएटर एक्टर का मीडिया है। हाँ। उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो कैची चलती नहीं है। क्या चीज है उधर, तो डायरेक्टर ही हाथ जोड़ता है कि भाई अब तुम्हारे हाथ में जो करना है कर लो, मैं तो रोक नहीं सकता। तो वहां एक्टर राजा होता है, और यहाँ आपने कर लिया तो आप घर पे बैठे, ये भगवान कितना रहेगा, कितना दिखाएंगे, कितना कट करेंगे। तो वहां डायरेक्टर के हाथ में, वहां कब कैची लग जाए, कब आप उड़ गए पता ही नहीं आपको। जब तक फिल्म आ नहीं जाए, जब तक आप देख ना लो, तब तक किसी को बताओ मत। तो पैसे तो मिले थे ना? पैसे वो तो चलिए ठीक है, लेकिन तो मिला नहीं, वो पैसे वाली बात उस समय नहीं थे ना। उस समय तो ये था कि एक्चुअली वो तो था, आप एटलीस्ट पैसे ले लो पहले, कुछ तो मिल जाए। वो चीज नहीं थी। मैं तो ये चाह रहा था कि भले ही पैसे ना दे, लेकिन कम से कम आए अपने, दिखे हम, तो हमारा काम लोगों को दिखाई दे, वो अलग चीज थी। लेकिन जब ये उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, अब चलो देखते हैं क्या होगा, कब होगा, ऐसा मौका कब मिलेगा। करते रहे, बहुत सारी चीजें की, छोटे छोटे कुछ ऐड भी किए, दूरदर्शन पे किया, रेडियो प्लेस किए। सो टीवी कमर्शियल्स लिए भी आपकी कास्टिंग दिल्ली से ही हुई थी? सब दिल्ली में कर रहा था। सब कुछ मतलब मैं which were the agencies जिनके साथ आपने टीवी कमर्शियल्स किए इनिशियली दिल्ली में? नहीं ये अभी आपकी जब कास्टिंग होती थी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, तो एजेंसीज के थ्रू होती थी ना एडवर्टाइजमेंट? बहुत सारे थे, मैकेंस, ओगलबी, ये सब जितने भी अभी फिलहाल तो ये सब लोग हैं, बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं। तो पहला टीवी कमर्शियल कौन सा था? पहला, सबसे पहला बड़े उस पे ना, वो था नोकिया 1208। नोकिया was the first TV commercial. नोकिया 1208 जो राजस्थान में हम लोगों ने शूट किया था, और उसमें उसकी अलग ही कहानी थी, बहुत अच्छी। और मैं वहाँ रेगिस्तान में एक बस जा रही है, अचानक उस लाइट बंद हो जाती है, गाड़ी खड़ी हो गई, एक लेडी आती है, कहती क्या हुआ बेटा? तो मैं उसमें ड्राइवर था, मुझे लगता है बैटरी खत्म हो गई माजी। तो कहती अच्छा, तो अपना फोन निकालती है, फोन करती है, तो उसका बेटा आता है बाइक पर और बैटरी लेकर आता है। वो उस टाइप का था कि ये तेरी बस की तरह नहीं चलता। तो उसमें एक लाइट हुआ करती थी, तो वो इतना चला था एड, वो मेरा फर्स्ट। उससे आपको और एडवर्टाइजमेंट मिले होंगे? फिर मुझे मिलने शुरू हुआ। तो करीब कितने किए आपने एडवर्टाइजमेंट बिफोर यू गॉट अ प्रॉपर ब्रेक इन अ फिल्म? एड तो बहुत किए मैंने, एड उसके बाद बहुत सारे ऐड किए, मतलब उसमें डॉक्टर फिक्सेट, और अपना अभी तो मेरा ये भी चल रहा है एशियन पेंट का, तो ऐड तो मेरे चलते रहते हैं, और वो हर साल। तो जो पहला फिल्म का ब्रेक था जिसमें आप दिखे और दोस्तों ने आपको ये नहीं बोला कि कहाँ है? दिखा ही नहीं। नहीं, पहला वाला तो जिसमें नहीं दिखे, तो उसके बाद जब दिखे वो कौन सी? जिसमें दिखा, जिसमें दिखे वो कौन सी फिल्म थी? जिसमें दिखे, तो मैं दिल्ली में ही ये सब करने के साथ साथ ऑडिशंस वगैरह भी हुआ करते थे। तो क्या होता था कि मुंबई में जितने भी जो डायरेक्टर्स थे या जो फिल्में थी जो बनती थी, वो सब मुंबई में ही बनती थी, लोकेशन मुंबई की थी। कुछ स्टोरीज जो राइटर्स ने बाहर के जैसे बैकड्रॉप, मतलब उन्होंने जैसे छोटे शहरों के ऊपर फिल्में लिखना शुरू किया, छोटे शहर या मुंबई के बाहर के शहरों को लेकर। तो उसमें क्या था कि लोगों ने सोचा कि यहाँ
सेट लगाएं या उसको वैसा बनाने से अच्छा है वहीं जाकर शूट करते हैं। तो दिल्ली बेस्ड कुछ या दिल्ली के आसपास की कुछ फिल्में उस टाइम पे उस दौरान बन रही थी, जिसमें अभय देओल की जो सबसे पहली फिल्म थी लकी ओ लकी, बहुत सारी उस टाइम की जो तो उस दौर उसमें की। आपने काम किया? नहीं, मैं कर रहा था, लेकिन मुझे मिला था उसमें कैरेक्टर, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था। और वो विकास प्रजापति एक थे, वो उसकी कास्टिंग कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा, तो उसी दौरान मुझे एक और फिल्म मिली थी, तो उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर था और बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। कौन सी फिल्म थी वो? वो आई नहीं, अच्छा, डिब्बे में बंद हो गई वो। अच्छा, मतलब वो फिल्म हुई, शूट हुई, हाँ, लेकिन आई उसके अंदर कास्ट बहुत अच्छी थी। ओके। सौरभ शुक्ला थे, अनुपम खेर जी थे, राहुल देव थे, बहुत सारे लोग थे। तो मुझे लगा कि एक अभय देओल को कोई जानता नहीं था उन्हें, उनको उनकी फर्स्ट फिल्म थी। तो मुझे लगा ये नया चेहरा है, यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी। तो उसके भी पैसे मिले थे ना? हाँ हाँ, तो मैंने कुछ तो मिला, मतलब वही काउंट कर रही हूँ कि नुकसान तो कितना हुआ। मैंने उसको चूज किया। ओके। मैंने ये छोड़ दी लकी ओ लकी। बाद में ये सुपरहिट हुई, वो अभी तक बनी नहीं है। उसके एक दो सीन्स हैं शबाना आजमी जी को लेकर, कुछ शूट करने थे तो उसकी वजह से वो रुक गई, तो वो नहीं हो पाया। एंड देन व्हेन डिड दैट अनिल चौधरी उसके डायरेक्टर थे, जो मथुरा के हैं। एंड व्हेन डिड दैट फिल्म हैपन जिसमें आप दिखे? मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे ये जो मैं बता रहा था कि कुछ शहरों में वो जाने लगे, वहीं पर शूट करने लगे, वहीं के एक्टर्स को लेने लगे, क्योंकि उनको ये था कि जिस शहर में जाके हम, जहाँ की कहानी हम लोग शूट कर रहे हैं, वहीं के लोगों को अगर लिया जाए एक्टर्स को, तो ऑथेंटिक बैकड्रॉप जस्टिफाई होगा। नहीं, वैसे भी क्योंकि उनकी भाषा, उनकी हर चीज लगे हाँ ये क्या रियलिस्टिक पैटर्न चालू हो चुका था फिल्म्स का। तो दिल्ली में कुछ अच्छी अच्छी फिल्म्स आनी शुरू हुई, जिसमें जो मैंने जो बताया, उसी में एक आई थी अपनी आंखों देखी। आंखों देखी, आंखों देखी रजत कपूर जो उसके डायरेक्टर थे उन्होंने लिखी थी, और एक अंकुर थे जो उसमें कास्टिंग भी कर रहे थे, और अभी वो यशराज में है। अच्छी अच्छी फिल्म्स उन्होंने की हैं, अभी उन्होंने लिखी भी हैं। दम लगा के हईशा भी एक फिल्म थी उसकी, उसमें वो ईपी भी रहे थे। तो अंकुर वहाँ कास्टिंग के लिए ऑडिशन कर रहे थे, तो मैंने बताया ना कि हम लोग ऑडिशन के लिए जाया करते थे, तो कहीं पता चला कि अच्छा मैं इस फिल्म के लिए भी मैं पहुंच गया। वहां जाके मुझे एक ऑडिशन के लिए उन्होंने डायलॉग्स दिया, जिसके अंदर वो वाला सीन था जिसमें कहता है ना कि दो समानांतर रेखाएं इन्फिनिटी पर जाकर मिलती हैं, जिसमें संजय मिश्रा और मेरी बातचीत हो रही है। संजय मिश्रा जी आके कहते हैं कि आपने मेरे भतीजे को फेल कर दिया। मैंने कहा क्या करता, ये पढ़ता ही नहीं है। आपका कैरेक्टर क्या था? मास्टर जी, मैथ टीचर। ओके। तो मैंने 10 सवाल दिए थे, जिसमें से 7 इसने छोड़ दिए, और जो 3 किए वो भी गलत थे। तो उसको पास करूं या फेल करूं? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आप सवाल ही गलत करते हैं। आपने सवाल किया कि दो समानांतर रेखाएं इन्फिनिटी पर जाके मिलती हैं, तो पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पर जाकर मिलती हैं, तो जब वो मिल गई तो पैरेलल कहाँ रहे, तो समानांतर कहाँ रहे? मतलब नहीं मिलती। कहता फिर आपने क्यों कहा कि मिलती? मैंने नहीं मिलती है, पर इन्फिनिटी पर मिलती है, वैसे नहीं मिलती। तो इस तरीके वो हमारा वो चल रहा है। तो उसका ऑडिशन उन्होंने मुझे कहा कि श्रीकांत इसको आप जरा करके बताइए। मैंने उसको किया, तो वही था ना कि वक्त था, शायद तो वो यही वक्त था, वो दिखा। तो वो उस टाइम पर मैंने वो कैरेक्टर उनको दिख गया। अंकुर ने जाकर रजत को दिखाया, रजत ने देखा, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, कहते श्रीकांत थोड़ा सा कुछ और मैं आपको इम्प्रोवाइज करने के लिए दूंगा, तो आप कर सकते हो? हाँ। तो हम लोगों ने किया, वो उन्होंने कहा डन। तो हम लोगों ने दिल्ली में शूट किया उसे। अब कमर्शियली तो वो इतना हिट नहीं हो पाई, लेकिन क्रिटिकली वो इतना, क्रिटिक्स ने इतना पे लिखा और इंडस्ट्री में लोगों ने इतना पसंद किया उसे
और यही टाइम था जब लोगों ने मुझे जाना हम्म, कि मैं भी एक एक्टर हूँ दिल्ली में, और लोग यहाँ तक मैं इंडस्ट्री तक उसके जरिए पहुंचा। तो आंखों देखी हर डायरेक्टर ने देखी, पूरे सब लोगों ने देखी, फिर इंटरनेट पे लोगों ने देखा उसे। तो आज की डेट में तो आंखों देखी मतलब हिंदुस्तान के बहुत मतलब ज्यादातर लोग देख चुके हैं उसे, और उसे बहुत सराहा भी गया। तो वो मेरी एक फिल्म ऐसी थी फिल्म जिसमें आप दिखे, जिसने मुझे वो एक पहचान दी। और देन उसके बाद दम लगा के ईशा ओके, मुझे इसी वजह से मिली। उसमें मैंने देखा था क्योंकि पहली बार। शरद कटारिया जो वो वहां आए थे जब हम लोग आंखों देखी कर रहे थे, रजत के साथ उन्होंने काम किया हुआ पहले। तो शरद अपनी इस फिल्म के लिए तैयारी कर रहे थे वो हाँ शरद कटारिया। तो उसी समय अंकुर भी थे इसमें, अंकुर ने ही फिर मुझे वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया था। तो पहले से ब्रिजेंद्र काला जी कर रहे थे। ओके, हाँ ब्रिजेंद्र जी इससे पहले वाले एपिसोड में आए थे। हाँ उस कैरेक्टर को अच्छा आए थे। हाँ तो काला जी का ऑल टाइम फेवरेट। अरे वो बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वार्म पर्सन, नो नखरा नथिंग, वेरी रूटेड, बहुत प्यारे इंसान है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हम लोग जब मौका मिलता है मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। जैसे अभी दिल्ली पहुंचे थे वो, तो मैंने कहाँ पर है तो बात हुई थी उनसे मेरी अभी कुछ दिन पहले। तो काला जी इसको कर रहे थे, पता नहीं क्या बात हुई होगी। तो फिर बाद में वो कैरेक्टर मुझे मिल गया, तो मैंने उसको किया। तो एक स्टेप तो मैं चढ़ा आंखों देखी से, उसके बाद और आगे पहुंचा, फिर धीरे धीरे करते एंड देन हाउ डिड मिर्जापुर हैपन? हाँ वही बता रहा हूँ। फिर आया 2018 में मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें ये आनी शुरू हुई। वेब सीरीज उस टाइम पर नहीं थी, जैसे 2017 तक नहीं थी, 16-17 तक नहीं था कुछ भी। मिर्जापुर जब आई थी तो उस टाइम पर लोग, उससे पहले जब ये वेब सीरीज हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर इंडिया में इतना चलन नहीं था उनका, बाहर था, बाहर तो बहुत सालों से बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर नहीं था। यहाँ सिर्फ यूथ में फिर भी था क्रेज उसका, ये देखते थे लोग। तो यहाँ सबसे पहले टीवीएफ एक वेब सीरीज बनाना चाह रहे थे यूट्यूब पर, तो वो थी गोरखपुर। गोरखपुर के नाम से, जिसमें जीतू और मैं हम लोग दोनों थे लीड में। उसमें किसी कारण से वो रुक गई, कोई बात हुई, नहीं तो सबसे पहली इंडिया की शायद वही होती, इतनी बड़े स्तर पे वेब सीरीज। वो रुका 2016-17 की बात है, 16 की। फिर देन बाकी सारी ये नेटफ्लिक्स पर मिर्जापुर वगैरह ये सब चीजें आई। लाल सिंह चड्ढा कैसे हुई? लाल सिंह चड्ढा वो तो बात की बात है। हाँ। पहले इन चीजों ने की वेब सीरीज ने मुझे, हाँ। वेब सीरीज आपकी पहली कौन सी? मैं बता रहा हूँ, वो तो छूट गया, नहीं कर पाया। हाँ। देन उसके बाद फिर 18 में मुझे मिर्जापुर मिली। मिर्जापुर में मैं नहीं करना चाह रहा था, उसमें गालियां वगैरह ये सब चीजें देख के मैं नहीं यार, ये बच्चे भी सब देखते हैं तो मैं क्या कहूंगा कि ये देखो। तो उसमें मैंने मना कर देना, नहीं मुझे नहीं करना। फिर कहा गया कि अरे कर लो, अच्छा है कैरेक्टर। तो कहीं दिमाग में आया, मैंने चलो करते, लेकिन गाली कहते नहीं आपके उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, ये अनफिल्टर्ड शो है यहाँ तो पे। नहीं उन्होंने कहा यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं, हम उसको बीप कर देंगे। नहीं, उन्होंने मुझे कहा था कि श्रीकांत जी इसमें आपके कैरेक्टर में कुछ ऐसा नहीं। ओके, आपका अच्छा है। मतलब बाकी लोगों की गालियां थी, लेकिन मामा का कैरेक्टर ने गालियां तो दी मैंने उसमें, लेकिन उन्होंने कुछ इतनी ज्यादा नहीं, हाँ इतना वो नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर अलग है, अच्छा है। मतलब उन्होंने आपको ये ब्रीफ दिया था? हाँ मामा, मैं ठीक है चलिए करते हैं इसे, मैंने किया। उसी के साथ मुझे एक और मिली टीवीएफ के साथ, गोरखपुर नहीं कर पाया मैंने। उन्होंने फिर गुल्लक के लिए भी बात हुई थी शायद, हाँ गुल्लक के लिए भी, वो भी नहीं कर पाया था मैं। एंड देन यू डिड पंचायत। हाँ तो पंचायत का आया, तो पंचायत में मुझे उन्होंने कहा कि शिकायत ऐसे से, मैंने यार यूट्यूब पर आप लोग करो, यूट्यूब के लिए चैनल के लिए वेब सीरीज में नेट पे, मैं चलो देखते। उन्होंने कहा नहीं आप कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इसे तो करते हैं।
पहले लोग YouTube को बहुत हल्के में लेते हाँ, हल्के में थे। बिल्कुल। YouTube जो है OTT से ज्यादा रीच है YouTube की, नहीं, ज्यादा कंट्रीज में और ज्यादा लोगों यूट्यूब को। देखते थे लोग, हाँ, चैनल्स थे। अब हाँ, टीवीएफ उसी की वजह से हम्म, इतना राइज हुआ, क्योंकि यूथ जुड़ा हुआ था सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है। सोशल मीडिया, वो जुड़ा हुआ था और यूथ को ही देखकर वो बनाते थे टीवीएफ जो। और तभी मैं टीवीएफ के साथ मैंने छोटा छोटा कुछ किया भी था बीच में। हाँ, मैंने देखे हैं हाँ, आपके। तो लेकिन पंचायत तभी आई, उसी के साथ मुझे मिली ब्रीथ इनटू द शैडो। ओके, हाँ, तो ये 3 वेब सीरीज और 1 या 2 फिल्म्स थी जो साथ चल रही थी कोविड से पहले, जस्ट थोड़ा सा पहले। तो ब्रीथ इनटू द शैडो, मिर्जापुर, पंचायत, ये 3 ऐसी सीरीज मेरी जिंदगी में आए थे जो मैं शुक्र मनाता हूँ ऊपर वाले का कि मैंने इसको मना नहीं किया, मैंने किया। उस समय तो लगता है ना, आपको नहीं पता होता कुछ चीजें। तो जब ये हो गया शूट, कोविड आ गया। कोविड आने के बाद हम लोग सब घर में थे, तो लोगों के पास था नहीं कुछ काम। वो बैठे हुए थे कि किस तरह अपना टाइम पास करें। उसी बीच में पताल लोग आए, पताल लोग के बाद पंचायत आई। पंचायत जैसे ही आए तो मेरा काम उसमें लोगों को दिखा, अच्छा लगा। जस्ट उसके कुछ ही टाइम बाद ब्रीथ इनटू द शैडो आ गया, उसमें मैं था। अच्छा, घर में सब लोग देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में देखी जा रही है, मतलब दर्शक बढ़ गए थे। इतना शायद वैसे नहीं देखते लोग अगर कोविड नहीं होता तो। घर में बैठे हैं, कुछ है नहीं। देन मिर्जापुर आ गई। तो जो था ना कि आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और आप अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स में आ रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, तो लोगों ने जानना शुरू किया, हाँ ये मेरे पास फोन आने बढ़ लगे। गई थी। हाँ, और मीम्स और ये सब चीजें बनने लगी। वहां से मैं फिर ब्रीथ इनटू द शैडो के लिए तो मैं फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी मैं नॉमिनेट हुआ था, सबसे फर्स्ट। जो ओटीटी का जो फिल्म फेयर अवार्ड था ना, उसमें एक कैटेगरी थी, बेस्ट कॉमेडी, मुझे याद नहीं आ रहा वो, उसमें था। कैटेगरी, हाँ, उस कैटेगरी में मैं, रघुवीर यादव जी, ऋषिकेश जोशी और राहुल देव, हम चारों लास्ट 4 में थे। और मैं घर पे था, मुझे याद है जब ये इसको रिजल्ट था इसका कि किसको मिला, किसे मिला। हाँ, ये बात यही मेरे अंदर, किसको मिला। मैं फोन किया मैंने, तो शाम का वक्त था, उन्होंने कहा अभी सब लोग ब्रेक पर निकले हैं, देन इसके बाद 6 बजे के टाइम इसका रिजल्ट सामने आएगा कि किसको मिला। पता चला कि इसमें रघुवीर जी, उनको मिला, रघुवीर यादव जी। कौन से? पंचायत के लिए। पंचायत, ओके। मैं ब्रीथ इनटू द शैडो के लिए था, ऋषिकेश जोशी ब्रीथ इनटू द शैडो के लिए थे, और राहुल देव डैडी कुछ करके एक सीरीज थी उसके लिए थे। तो उसमें रघु भाई को, उनको जब मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उनको भी फोन किया, मैंने, रघुदा, मेरे लिए तो सबसे बड़ा ये अवार्ड यही है कि मैं आपके साथ नॉमिनेट हुआ। मैंने आपको, हम लोग कब से देखते आ रहे हैं, आप आपसे सीखते रहे, और आपके साथ मैं नॉमिनेट हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये आप इसमें अवार्ड जीत चुके हैं। तो कह रहे, अरे यार, अच्छा, वो भी बाहर थे। मैंने, हाँ, आपको, तो वो मुझे याद है। तो ये जो टाइम था ना, वो टाइम बहुत लोगों के लिए, तो देखिए, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये टाइम बहुत अच्छा था, बहुत, लेकिन आपके लिए अच्छा था, लेकिन हाँ, कोई चीज किसी के लिए बुरी होती है, हाँ, किसी के लिए अच्छी that's what I was saying, कोई चीज किसी के लिए बुरी होती है, कोई वक्त किसी के लिए बुरा होता है तो किसी और के लिए वो किसी अच्छा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं, मतलब मुझे, मैं हर जगह ये नहीं बोलता कि वो बहुत अच्छा था वक्त, क्योंकि कई लोगों के साथ वो ट्रेजेडी हुई है, और वैसे भी वक्त बुरा या अच्छा नहीं होता है, वक्त सही होता है, नहीं होता, वक्त ठीक होता है, लेकिन वो जो समय, जो घटनाएं होती हैं, वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है। एंड जॉली एलएलबी, वो तो भी चल रही है ना, शूट चल रहा है ना उसका, तो उसमें क्या कैरेक्टर है आपका? उसमें मैं अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा
That is देखो coming जो when? जो अभी चल रहा है कब उसके आ लिए रही है? ये शायद मुझे लगता है कि साल के एंड में ही आएगी, हो सकता है इससे पहले भी, अगर इसका पोस्ट, क्योंकि अभी तो शूट ही हो रहा है ना। और कौन से प्रोजेक्ट्स आपके अपकमिंग हैं जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस का प्यार? रिलीज होने के लिए तो बहुत सारे हैं। अ, पंचायत तो अभी आई है, वो हो गई। अभी नेटफ्लिक्स पर 2-3 शोज हैं, जिसमें एक त्रिभुवन मिश्रा सीए ये है, उसमें मानव कौल है, बहुत अच्छा शो हाउ है। हैज द परसेप्शन चेंज्ड, फैमिली का और लोगों का, ऑडियंस का नजरिया आपके प्रति किस तरह से बदला है आफ्टर योर विजिबल नाउ? मतलब नजरिया आपको देखने अभी का, हाँ इन दिनों में हाँ, आफ्टर योर सो मच ऑफ वर्क हैज कम नो, तो लोगों का जो नजरिया आपके प्रति किस तरह से बदला है? लोगों का नजरिया, देखिए क्या होता है ना, जो अपने हैं, जो साथ के हैं, उनका तो नहीं बदलता, उनका तो वही रहता है, फैमिली बट का भी। मेकर्स अब आपको सीरियसली ले रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या होता है, जो और लोग होते हैं, देखिए इंडस्ट्री में या कहीं पर भी जो दिखता है वो बिकता वही है। बिकता है। चढ़ते सूरज को सलाम, या आप अगर कुछ कर रहे हैं तब तक ठीक है, लोग आपके साथ, और जैसे डाउनफॉल होता है या आप कुछ नहीं करें तो लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ना, यहाँ ये जो भूलने की बीमारी है इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ द माइंड। हाँ, आप अगर जैसे ही हटे तो लोग भूल जाएंगे आपको। तो नजरिया ये है कि आप अच्छा काम करते जाइए तो लोग आपको याद रखेंगे, लोग आपके लिए एक बेहतर नजरिया बना के रखते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा आउट होते हैं तो आप फिर वो नजरिया चेंज हो जाता है। तो जैसा कि हम शुरू में बात कर रहे थे, एक्टिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट? अगर आपको कोई कल बोले कि नहीं, कल से एक्टिंग नहीं करनी है, अब आप काम नहीं करेंगे, तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब कितना बड़ा डोपामिन आपके लिए है? नहीं नहीं नहीं, एक्टिंग तो मतलब उसको किए बिना रह ही नहीं सकता नहीं मैं। रह सकते ना, तो नहीं, कितना मैं शिद्दत से, कितना इम्पोर्टेंस के साथ आप हर कैरेक्टर को निभाते हैं? कैसे प्रेप करते हैं? देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं प्रेप कैसे करते हैं? आप कुछ नहीं, देखिए क्या है ना, किसी भी चीज, किसी भी कैरेक्टर के लिए मेन होती है सिचुएशन, कि आप किस किस मैं हूं ना श्रीकांत, मेरी सिचुएशन, मैं किसी सिचुएशन में अगर फंस गया तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा या उसमें कैसे रिएक्ट मैं करूंगा। तो ऐसे एक कैरेक्टर होता है कि जो उसकी एक सिचुएशन होती है, तो मैं श्रीकांत हूँ, श्रीकांत श्रीकांत ही रहेगा, है ना। उसमें मैं वो कैरिकेचर नहीं करना, मतलब मैं आवाज बदल दूं या ऐसे हो जाऊं या कुछ, वो चीजें वो अलग है, फिजिकली वो चीजें अलग होती है। लेकिन आप इंटरनल अगर आप किसी कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो उसमें आप इंटरनल आपको ये मान के चलना होता है कि आपकी सिचुएशन बदली है, आपका जैसे किसी कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले मैं ये पता करता हूँ कि उसका बैकग्राउंड क्या था, वो किस माहौल में पला बड़ा, किस तरीके से उसका व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, उसकी पर्सनालिटी कैसी माहौल में बन के तैयार हुई। तो वो आपको एक कैरेक्टर फिर दिखने लगता है। फिर अब वो जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो एक सिचुएशन में है इसमें, अब वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो आपको इन सब चीजों के लिए, ये अचानक ही नहीं होता, ये पूरी जिंदगी का एक निचोड़ होता है। आप मैं लोगों को वॉच करता आया हूं अभी तक, क्योंकि एज एन एक्टर वो चीजें बहुत जरूरी होती है कि किस तरीके के लोग किस माहौल में रहने वाले, उनकी मेंटेलिटी कैसी होती है, कैसे रिएक्ट करते कैसे हैं लोग रिएक्ट अलग अलग करते हैं सिचुएशन? अलग अलग सिचुएशन में। तो वो सब चीजें आपके पास अगर है तो आप तुरंत ही कैरेक्टर में उसको डाल देंगे। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है अभी तक का, वो आपका होमवर्क है, ऑब्जर्वेशन which ही helps you to approach a होमवर्क नहीं, character. वो पूरा खजाना है। हाँ, उसी के जरिए आप, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ, वॉच करता हूँ कि अच्छा किस तरह, तो एक साइकेट्रिस्ट की तरह आपको काम करना होगा। एक्टर को एक साइकेट्रिस्ट की तरह रहना चाहिए, उसको हमेशा वॉच करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, जिंदगी को पूरा, आप जब तक जिएंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन एक्टर को अब ये इसके भी बियॉन्ड सोचना पड़ेगा कि जो जिंदगी नहीं जी उसके बारे में भी हमें सोचना होता है। जैसे
इसी पे लोग कहते हैं कि यार अगर मरे नहीं तो आप मरने की एक्टिंग कैसे आप करोगे, या आपने शादी नहीं की तो शादीशुदा जिंदगी को क्या कैसे। तो ये चीजें हम अ, इन्हीं चीजों को वॉच कर रहे हो, जो हमने नहीं जिया उसको भी हमें महसूस तो करना आपका होता है। फॉर्मूला है कि आप अपने आप को उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के शूज में डालते हैं कि अगर श्रीकांत उस जगह होता तो कैसे रिएक्ट करता कैसे रिएक्ट एंड दैट्स द फॉर्मूला ऑफ योर यस, परफॉर्मेंस मतलब मैं अगर अप्रोच। उस कैरेक्टर, वो जो कैरेक्टर है उसके बारे में बियॉन्ड स्क्रिप्ट हम लोग सोचते हैं कि हाँ इस टाइप से कुछ तो हम बनाते हैं अपने हिसाब से, कुछ राइटर ने दिया होता है, तो उन सबको मिलाकर फिर उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट आप करेंगे, तो ये होता है सारा। तो श्रीकांत जी, पब्लिक प्लेसेस पे जब आप होते हैं, अनजान लोग आपसे मिलते हैं, तो उनका किस तरह से रिएक्शन रहता है? मतलब वो आपको कुछ ऑफर करते हैं तो क्या आप ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों को, लाइक खाने पीने की चीजों के लिए? नहीं नहीं, वो तो नहीं, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन लोग जब मिलते हैं तो अब जैसे आपकी ये पंचायत आई ना अभी, तो पंचायत की रिलीज होने के बाद इस बार बहुत सारे लोगों ने देखा उसे, तो फिर से लोगों के दिमाग में वही कैरेक्टर्स छा जाते हैं। जैसे कई लोग मिले, अभी मैं जब मुंबई आ रहा था तो एयरपोर्ट पर मुझे अरे अरे परमेश्वर जी तो मैं वहां से निकल रहा था, 4-5 परिवार जा रहे थे, उस पूरे 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 परिवार ने रोक लिया मुझे, सर एक सेल्फी हो जाए आपके साथ। मैंने हाँ आइए, तो पीछे सर आपका, सॉरी अगर आपको बुरा ना लगे, आपका नाम बुरा तो लगता है। हाँ, ऑफ कोर्स। सो दे रिमेंबर यू फ्रॉम द कैरेक्टर्स नेम, नॉट योर ओरिजिनल तो नेम। हाँ बुरा तो लगता है कि अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, हाँ जी मेरा नाम ये, हाँ 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 आइए सर। तो ऐसे ही आशीष विद्यार्थी जी के साथ भी हुआ था, मैंने देखा था उन्होंने डाला था अभी अपने चैनल पे, तो उसमें ये था कि वो एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो लोग कहते हैं सर एक सेल्फी आपके साथ, तो नहीं पहले तो मेरा नाम बता मेरा नाम बता क्या है, तो मैं भूल गया, मतलब ऐसे से बहाने होते हैं, हाँ, नहीं नहीं तुझे पता ही नहीं है मेरा नाम क्या है। तो ये उसी बीच में उन्होंने एक शब्द बोला था, वेरी फेमस पर्सन अननोन पर्सन, मतलब वेरी फेमस अननोन पर्सन, मतलब केवल हमें ये लगता है कि हम फेमस तो है लेकिन अननोन है, अननोन है क्योंकि नाम सबको याद नहीं रहता। नाम से कोई याद नहीं होता, तो कैरेक्टर याद रहता है। फेमस अननोन हाँ। पर्सन, मतलब तो लॉकी तो नहीं ऑफर कर रहा है कोई आपको? लॉकी क्योंकि नहीं नहीं पंचायत के नहीं सारे कैरेक्टर्स को आजकल लोग चलते फिरते लॉकी ऑफर कर रहे हैं। लौकी तो पिछली बार से जो सीजन था ना उसमें लौकी आ हाँ। गई थी, लौकी में लौकी का एक किस्सा था बीच में, हम पिछले सीजन में रघुवीर यादव जी का बर्थडे था, वहीं से ये लौकी आई थी कि अ, कहीं एक जगह वो सचिव जी को लौकी देते हैं, है ना, तो लौकी लौकी खा रहे हैं, तो लौकी लोगों ने पिछले सीजन से नोट किया था लौकी को, और लौकी को ही लेके उन्होंने बहुत सारे ऐड किए थे, बहुत सारी। आपको लौकी पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो लौकी बहुत खाता हूँ। लौकी के कोफ्ते या तो सब्जी? हाँ वो Do you खाने cook? में, खाने में तो पसंद है, हाँ। लेकिन मैंने पहली बार लौकी को खाते हुए तो देखा है लोगों को, लेकिन बजाते हुए मैंने पिछली बार देखा। बजाते हुए? हाउ? लौकी खाते हुए तो आप देखते होंगे सबको, लेकिन हाँ। बजाते हुए नहीं देखा होगा। As in they play with it? लौकी बजाया था, रघुवीर यादव जी का दादा का उनका बर्थडे था, मैं गया हुआ था वहां पर, मैं था, फैजल भाई थे, हम सब लोग, तो बहुत देर तक गाना बजाना हुआ, खूब मस्ती हुई, सब चीजें। लास्ट में वो कहते हैं कि 1 मिनट मैं आप सबके सामने कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दादा दिखाइए। दादा अंदर गए, अंदर से उन्होंने एक लौकी लिया है। अरे ये क्या है, इधर रुको, उन्होंने लौकी लिया, पता नहीं क्या उसे फिट किया एक, और जो उन्होंने बजाया उसे, Really? लौकी बजाई उन्होंने, Okay. मतलब वो एक Now this is new innovation. वो करते रहते हैं ऐसा। तो उसको हमने ये फेसबुक पर लाइव कर दिया, Oh, तो वहां से टीवीएफ से दीपक मिश्रा, अरोड़ा जी, ये दोनों वहां से रात को ही आए, कहते रहे ये तो बहुत अच्छा है,
हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और कल इसी चीज को लेके हम पंचायत का उस समय चल ही रहा था ये, तो वो पहली बार मैंने देखा लौकी को बचते हुए। यूजुअली क्या होता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बेटा किसी की दी हुई चीज नहीं खाना, स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करना। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है स्ट्रेंजर्स के साथ कि आपने किसी की दी हुई कोई चीज खा ली हो या किसी ने आपको कुछ ऑफर किया हो? डू यू ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स? नहीं, मैं वैसा तो खाता नहीं हूँ, लेकिन Like you don't even share chips or biscuit or anything like while traveling by public transport? क्योंकि आपको लोग पहचान लेते हैं तो जैसे कि और कलाकारों को लौकी ऑफर करते हैं, आपको कुछ ऑफर नहीं करते। नहीं ऐसा नहीं है। पहली बात तो आजकल लोग अब करते नहीं है ऐसा। पहले क्या करते थे, ट्रेन में होता था, शेयर करते थे। ट्रेन में होता था कि बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, टिफिन खोला, खाएंगे आप? प्लीज, तो नहीं ले लीजिए, बट वो तो ले लिया। अपनापन और ट्रस्ट नहीं रह गया हाँ, ना? अब वो चीजें नहीं रही है। अब क्या होता है कि अब आदमी, क्योंकि मतलब अब तो क्या है ना कि लोग इतना अपने आप में ही सिमट के रह गए कि कोई किसी से बात ही नहीं करता, कोई किसी को कुछ ऑफर ही नहीं करना चाहता। ऑफर तो तब करेगा ना, ऑफर खाना नहीं, बातें भी ऑफर नहीं करना दूसरे चाहते को जब तक हम समझते नहीं है, जब तक हम एक दूसरे को जानते नहीं है, तब तक हम किसी को क्या ऑफर करेंगे। मैं आपसे सबसे पहले तो बातचीत करके ही जानूंगा ना आपको, तो वही शुरुआत नहीं हो पाती है। हाँ, हम लोगों का थोड़ा सा ये है कि लोग जानते हैं, टीवी पर देखा है उन्होंने या अपने मोबाइल पर या सिनेमा में वो लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा लोगों में डर भी होता है कि पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे अगर हम बात करते हैं। तो कई लोगों ने बोला है मुझे कि सर हम आपसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन डर था कि पता नहीं आप क्या रिएक्ट कर दें। मैंने, नहीं यार, रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, आप मुझे प्यार दे रहे हैं, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। आप मुझे इसी चीज के लिए तो हम लोग इस फील्ड में आए थे एक्चुअली, कि लोगों का प्यार मिले। तो वो जो प्यार अगर मुझे मिलेगा तो मैं उस प्यार से दूर क्यों जाऊं? मैं क्यों उस प्यार से दूर जाऊं? मैं तो और चाहूंगा कि आप लोग आए। तो अब लोगों के अंदर वो चीज, विश्वास तो खत्म हो गया। तो विश्वास तभी बनेगा जब हम लोग एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। तो जब विश्वास ही नहीं बनेगा तो खाने पीने तक की तो बात तो बहुत दूर रही। तो खाने पीने का तो, बट एट अड्डा अनफिल्टर्ड हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुल के दिल की बातें बोल सकते हैं बिना फिल्टर लगाए। एंड हम अनफिल्टर्ड बातें करने के लिए भी ऑफर करते हैं, एंड फूड ऑल्सो। सो लेट्स ब्रेक फॉर लंच। हाँ, आपके साथ लंच किया जा सकता है जी, क्योंकि बातचीत हो गई है ना। यस बातों से पेट नहीं भरता, खाना भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेट्स हैव सम लंच। नहीं, मैंने कहा ना, पहले बातचीत होनी चाहिए, एक दूसरे को समझ के, तब उसके बाद कुछ खाना चाहिए। So that's how it is. खा सकते हैं। एक कलाकार जो है बहुत इमोशनल होता है। They're food lovers also, that's why, because people who are emotional they love food also. तो जो आपके कलाकार की जो समझ है, मुझे लगता है कि एक साइकियाट्रिस्ट की तरह होता है कलाकार। तो क्या आपकी वो अंदर जो कलाकार की समझ है लोगों को पहचानने में आपकी मदद करती है? हाँ, वो भी बिल्कुल। और लोगों को पहचानना, वैसे तो मतलब आप समाज में रहते रहते सीख ही जाते हैं। जितना आप समाज के करीब रहेंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा कि लोग कैसे हैं, क्या है। तो बाकी एज एन एक्टर आप इसलिए ज्यादा समझ पाते हैं लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं इमोशंस को। इमोशंस के साथ आपको, चलो आपका जो प्रोफेशन है उसमें इमोशन तो मतलब मेन बहुत बड़े एक तरह से स्थान रखते हैं। वो जो हमारे जितने भी भाव हैं उनसे हम पहचान जाते हैं कि ये भाव, इसके अंदर इंटरनल क्या चल रहा है। अगर चेहरे पे वो भाव है तो, क्योंकि चेहरा आईना होता है, तो इसलिए इंसान को पहचानना एक एक्टर के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है बनिस्बत किसी आम आदमी के। क्योंकि आम आदमी तो उन चीजों में इतना नहीं गौर से देखता है जितना कि हम लोग देखते हैं। तो क्योंकि वॉच करना, ऑब्जर्व करना, ये तो हमारा काम है। तो ये बहुत कई जगह पे दुखदाई भी होता है। बट आसपास की परिप्रेक्ष्य को डील करने में इट हेल्प्स आल्सो। नहीं, ये दुखदाई भी होता है। हाँ, दुखदाई क्योंकि हम, हाँ, दुखदाई इसलिए होता है क्योंकि अगर
पर्दा पड़ा रहे ना चीजों पे तो जीना आसान हो जाता है। actually. जैसे ही वो पर्दा खुलता है और सच्चाई सामने आती है तो जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें बहुत सारे लोगों की सच्चाई अगर पता चल जाए तो हम जी नहीं पाएंगे। हमारे आसपास ही, हमारे दोस्तों में या हमारे रिश्तेदारों में या हमारे जो जिन्हें हम बहुत अच्छा मानते हैं, वो अगर हम उनको बहुत करीब से देखें और पहचान गए तो फिर हम क्या पाएंगे पता है? कि हम अकेले हैं। तो ना पहचाने तो बेटर इसलिए तो ना पहचाने तो अच्छा है ना। बट एक्चुअली एक्टर्स दे चूज पहचान कर ना पहचानने की एक्टिंग करना। हाँ, ये भी पहचान जाते हैं ये भी होता लेकिन है। ये शो करते हैं कि हम नहीं पहचानते, अनदेखा किया जाता ताकि है। अगला अनकंफर्टेबल ना हो। अनदेखा किया जाता है। कुछ चीजों को हम लोग अनदेखा कर देते हैं कि नहीं नहीं छोड़ो यार, ज्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर वही कि अपना तो कोई है ही नहीं ना। दोस्त भी अगर आप देखते हैं तो ये जो फिंगर है ना, ये फिंगर्स, इनके जो टिप्स हैं, इसमें आप कभी बैठकर अपने दोस्तों को गिनना कितने हैं। मतलब वो दोस्त नहीं, वो दोस्त जो आपके लिए मर मिटे, जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, जो बहुत हार्डली विल बी एनीवन, वो जरा गिनना। ये 3 से ऊपर नहीं जा पाओगे। अब ये भी पूरी नहीं हो एट टाइम्स आप अपने अकेले के दोस्त होते हैं, पूरी ही नहीं हो पाएंगी। मतलब यहाँ पे ये भी सोचोगे, बहुत देर तक सोचोगे ये हाँ एक कोई है, यहाँ तक जाने में बहुत टाइम आएगा। तो ये मतलब इंसान पर्दे में रहे सब चीजें। तो आई थिंक फूड रियली हेल्प्स टू फाइट एंजाइटी एंड ऑल। फूड तो मैं मतलब आपने कहा ना कि एक्टिव फूडी होता है। हाँ, आप भी हैं? मैं फूडी तो हूँ, मगर मैं सबसे ज्यादा मुझे पसंद है खाना बनाना। अच्छा। मैं मतलब मुझे रसोई दे दो, किचन। Really? और So what do you like to cook? मैं मतलब वैसे तो सादा खाना ही मैं ज्यादा। वेजिटेरियन? तो वेजिटेरियन ज्यादा अच्छा रहता है और वही मतलब मुझे लगता है कि वेजिटेरियन में बहुत सारी वैरायटीज होती है। तो एक्चुअली वेजिटेरियन में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। बट इफ यू एवर हैव टू ट्राई वैरायटी इन वेजिटेरियन, साई वेज इज द ऑप्शन इन गोरेगांव एरिया। अच्छा, दे हैव ब्रांचेस आल्सो, बट ईस्ट एंड वेस्ट बोथ यू कैन ट्राई। मैं भी बहुत सारी चीजें ऐसी देख रहा हूँ। They have a lot of variety जो मैंने कभी पहले देखी नहीं। Under one roof you'll get South Indian, Chinese, Indian, everything. अच्छा, Let's taste. तो क्योंकि ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता और मूड खराब हो जाता है। तो जो भी जब खाना ना ज्यादातर मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथ का खुद बना के खाऊं। जब मैं बाहर होता हूँ, शूट पर होता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ऐसी जगह मिले जहां मैं कुछ अपने हाथ से बना के खा सकूं। क्योंकि बाहर का खाना ऐसा नहीं है कि ज्यादा दिन तक आप खा सकते हो। तो और अभी भी जब मैं घर पर होता हूँ ना, जब खाली टाइम पे, तो मैं बच्चों को नई नई चीजें कुछ ना कुछ बना के खिलाता रहता हूँ। तो लाइक अभी जब मैं घर पे था तो मैंने तोरी होती है, तोरी। हाँ, तोरी का साग। तोरी वैसे नहीं खाते बच्चे, लेकिन उसको थोड़ा सा उसमें ना इम्प्रोवाइज किया। स्पाइसी नहीं, इम्प्रोवाइज किया मैंने। इम्प्रोवाइज किया कि उसकी जो करी होती है ना, वो मैंने करी जो काजू होते हैं, काजू, उससे मैंने शाही तोरी बना दी। ओके, शाही पनीर की तरह। हाँ, तो उसकी करी मैंने वो प्याज और टमाटर ये सब चीजें सौते किया मैंने, उसको थोड़ा सा हल्का सा किया और फिर उसके साथ वो भी मैंने काजू भी मैंने डाले और उनको सबको अच्छी तरह से करने के बाद उसको मैंने ठंडा होने के बाद फिर मैंने उसको मिक्सी में ग्राइंड कर, वो ग्राइंडर में उसको किया। So it's a recipe for you guys. पेस्ट, हाँ पेस्ट मैंने उसका बनाया। पेस्ट बना के मैंने फिर उसकी ग्रेवी उससे तैयार की। तो शुरू में तो बच्चों को समझ में नहीं आया कि है क्या, खा गए। मैंने क्या ये बताओ, कहते क्या था, मैंने तोरी थी ये। तो उसके बाद से फिर मतलब ये है कि नई नई चीजें बनाना, और फिर जब आप उसको सर्व करते हैं, खिलाते हैं, तो बनाने वाले को ज्यादा खुशी होती है जब कोई प्यार से और अच्छी तरह खाता है ना। तो आपकी वाइफ्स खाने में आती हैं, इसीलिए तो पहले मतलब माँ के हाथ का खाना, एंड सम कम्युनिटीज दे लाइक टू कुक देयर ओन फूड,
they do not eat outside. देखिए माँ के हाथ का खाना तो वो तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता हाँ। कि माँ, क्योंकि माँ जो प्यार डालती है खाने में, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? मसाला सबसे प्यार बड़ी होता है। बात मसालों में या किसी चीज में नहीं होता स्वाद। स्वाद होता है आपकी नियत में। हाँ, यानी आप किस नियत से या खिला रहे हैं, हाँ, किस परोस रहे हैं। उद्देश्य से आप खिला रहे हैं किसी को, वही उसमें स्वाद लेकर आता है। वही वाइब्स आपके अंदर जाती वही है। वाइब्स आती है। मैंने बहुत जगह पर देखा कि लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो खिलाते हैं ना होटल्स में, उसमें स्वाद नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन मैं छोटे छोटे शहरों में जाके देखा, जैसे पहाड़ों पे आप जाए तो कहीं एक छोटा सा एक हिमाचल में उस साइड में कोई ढाबा टाइप का है, कोई एक छोटा सा बैठा हुआ बंदा आपको आइए 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 बैठ के, महाराज बैठो, महाराज यहाँ पे आ जाओ, ये तो इस तरह के जो बंदे होते हैं वहां पे हिमाचल में मैंने देखा। उसने उसी समय आटे को मतलब किया, गूंदा और पराठे बनाए अच्छे से, बड़े प्यार से लेकर आया। तो बारिश हो रही थी और वो जो उसका जो खाने खिलाने का जो इंटेंशन थी उसकी खिलाने की, और थोड़ी देर में ऐसे आके कैसा है ऐसा उसने जो कहा ना, जब मैंने यार आपने आप जो पूछ रहे हो तो बिल्कुल सही कि आपने जिस नियत से खिलाया वो स्वाद उसमें अपने आप आ गया। तो एक्सपेक्ट कर रहे हो। बहुत बढ़िया, ऐसा मैंने कभी नहीं खाया। तो खाना हमेशा खिलाने वाले की नियत से स्वादिष्ट होता है। एंड वो ही तो माँ जो होती है, माँ निस्वार्थ खिलाती है। माँ को कुछ नहीं चाहिए, उसे ये चाहिए कि मेरे बच्चे को अच्छा खाना मिले, वो पेट भर के खाए और अच्छी तरीके से खाए। तो वो यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन भाई? मोकाटेरियन। मोकाटेरियन जब मिल जाए। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के बीच का मोकाटेरियन। लेकिन मैं वो जो सैटरडे को नॉन वेज नहीं खाते। नो 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 नो, मैं ज्यादातर मैं वेज। अच्छा। वेज सबसे बेस्ट है। क्योंकि मुझे लगता है कि पहली बात तो थोड़ा सा ये रहता है कि हम नॉन वेज में ना कहीं कुछ हिंसा हुई है। हाँ, हिंसा थोड़ा रहता है, वाइब लगता है कि जब ठीक है मजबूरी हुआ करती थी, कबीलों में लोग हुआ करते थे तो किसका शिकार करके आप खा रहे हैं, मजबूरी है, चलिए। मगर जहाँ आपके पास अच्छी अच्छी चीजें हैं वेज में, बट देयर आर कंट्रीज जहाँ वेजिटेबल मिलता ही नहीं, कुछ उगता ही नहीं, वो क्या करेंगे? उनको खाना पड़ेगा ना। वो मजबूरी है। मैं कहूंगा कि आपको अगर चूज करना है कि नॉन वेज और वेज, और वहां पे है आपके पास चॉइस है ना, तो आप वो खाइए। मैं एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इंसान जिस चीज को देखकर, जिस खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाए, वो हमारा खाना है। क्या किसी बकरे को बंधा हुआ देख के हमारे मुंह में पानी आता है? नहीं आता। कुछ लोग के आता है, you won't believe। वो बना हुआ सोचते हैं। हाँ। जो बना हुआ होता है ना, जो खाना हमने खाया बना, वो मसाले होते हैं। वो मसाले मतलब वो मसालों का स्वाद है जो वो आपने खाया है। तो वो किसी भी मतलब प्राणी को अगर देखते हैं तो उसको देखने के बाद ऐसा लगता है मैं इसको खा जाऊं। ऐसा लगता है क्या मैं इसको खा जाऊं? बिलीव आई मेट अ गर्ल जो एक चिकन को देख के बोली व्हेन यू विल कम टू माय प्लेट। नो नो, वो प्लेट में कहा ना उसने। प्लेट यानी प्लेट में कैसा आएगा, बन के आएगा, वैसी स्थिति में खा सकती है क्या? हाँ, नहीं वैसे नहीं खा सकती, कच्चा पकड़ के उस वक्त तो नहीं खा सकती। उस समय नहीं खा सकती ना, तो वो खाना नहीं है ना। एक्चुअली वो खाना नहीं है। आपने उसको सिंपलीफाई कर दिया। पेड़ पर फल लटका हुआ है, मैं उसको देखता हूँ और मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा यार, तोड़ा मैंने, उसको साफ किया, खा गया। अब ये थोड़ी ना कि अरे यार वो पकड़ा उससे मुर्गे को और उसको खा गया, वो नहीं है। लाइक वेजिटेबल आल्सो आप एज सैलेड भी खा सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है आज खाने की, कि जिसे देखकर आप रॉ खा सके, रॉ खा सकते हैं आप। जिसको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाए, आप खाने के लिए इच्छा हो, यार यार बस खाना है, तो वो मनुष्य का खाना है, वो हमारा खाना है। ये शेर, कुत्ता, बिल्ली जो मांसाहारी प्राणी हैं, उनमें ये होता है कि वो उनको आएगा, उनके मुंह में पानी आएगा। कुछ लोगों के चक्रास जो होते हैं स्टमक से ऊपर एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, तो यहीं तक का सोचते हैं, तो उनको नॉन वेज ही पसंद आता है। तो इसीलिए मैं मतलब मुझे लगता है कि वेज अच्छा है। वेज में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ ये है कि हमें क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, और उस वेज को इतना
कुक करना है, कितना किस तरीके, तो वो सारे न्यूट्रिशंस हमें मिल जाते हैं। और आपने तुरई की सब्जी की रेसिपी तो हमारे ऑडियंस को दे ही दी आज। बिल्कुल, ऐसे बना के देखिएगा एक बार। तो और हमारे ऑडियंस को बोले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके इंटरव्यू को देखें, शेयर करें। प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो एकदम अनफिल्टर्ड जिसमें हम खाते पीते वैसे ही बात करते हैं जैसे हम घर पे बात करते हैं। बिल्कुल, और करना भी चाहिए, लेकिन खाते खाते हमारे पुराने लोग बोला करते थे कि खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। खाते हुए बात नहीं करनी तो चाहिए, इसलिए अब हम खाते हुए बात लेकिन नहीं करेंगे। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज जब हम खाते हैं तो बिना बोले हम खाते ही नहीं है उसे। चलिए, सो थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। अब बोलने की जरूरत नहीं है, हम खा सकते हैं बिना बात के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान दें तो आप, बहुत अच्छी चीज ये आपने, व्हाट इज इट? ये मुझे बताया गया था। व्हाट डू यू ऑर्डर? दाल का शोरबा, दाल के सूप में पकौड़े, जो बोंडा होता है, बोंडा, जिसे वड़ा बोलते हैं। This is something different. ये मैंने भी पहली बार इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ।